हेलो गाइस, स्वागत करता हूं मैं आपका लेक्चर नंबर 4 में। सर दोस्तों, कल अपन ने क्या पढ़ा था? अभी तक के लेक्चर नंबर 1 में अपन ने पहले बेसिक इंट्रोडक्शन ऑफ द बैच पढ़ा। लेक्चर नंबर 2 में जब से अपन ने बेसिक क्वेश्चन चालू करा, अपन ने वहाँ पूरा का पूरा क्वेश्चन डिस्कस कर लिया था। फिर सर कल के लेक्चर में अपन ने एक अच्छा वाला प्रॉब्लम करा था, MN क्यूब लिमिटेड वाला। याद है क्या दोस्तों आपको? बताओ, याद है या भूल गए? ये वाला प्रॉब्लम देखो, ये इंस्टीट्यूट का क्वेश्चन है, MN क्यू वाला। इसका अपन ने क्वेश्चन करा एंड इसके बाद मैंने बोला आपको कि कॉस्ट शीट यहाँ पर अपन समाप्त करते हैं। आज से अपन क्या चालू करने वाले हैं? मटेरियल कॉस्ट चालू करने वाले हैं आज अपन, सेकंड नंबर चैप्टर। सर फर्स्ट चैप्टर का पूरा हो गया क्या? नहीं नहीं नहीं, फर्स्ट चैप्टर के बहुत सारा बाकी है। मैंने आपको एंड करते करते बताया था कि इसमें पूरी थियरी कंसेप्ट है। तो जब जब जो जो थियरी अपने को रिलेवेंट रहेंगी, अपन चैप्टर 1 में जाएंगे, थियरी पढ़ लेंगे और लास्ट में दो लेक्चर वापस अपन कॉस्ट शीट को देंगे, मतलब दैट इज चैप्टर नंबर 1। और वापस पूरी थियरी को रिवाइज कर देंगे कि हाँ, ये वाला कंसेप्ट अपन ने वहां पढ़ा था, ये वाला कंसेप्ट वहां पढ़ा था, ये वाला कंसेप्ट वहां पढ़ा था। क्या होगा देखो, जब अपन पूरा सिलेबस पढ़ लेंगे ना, तो आपको ऑलमोस्ट कॉस्टिंग दिमाग में रहेगा, आपको पूरी स्टोरीज दिमाग में रहेगी। फिर थियरी कंसेप्ट आपको रिवाइज कराना बहुत बड़ी बात नहीं देंगे। फिर मैं आपको बताऊंगा कि भाई देखो दिस इज दिस, फिर आपको लगेगा हाँ ये तो वो चैप्टर में पढ़ा था, तो इंटरलिंक आप खुद कर पाओगे। अभी मैं बताऊंगा ऐसा कि ये जो कॉस्ट अकाउंटिंग है या कोई सब्जेक्ट, कोई वर्ड है, मान लो ओवरहेड। ओवरहेड अपन ऐसा पढ़ने वाले हैं, ओवरहेड में ये रहता है, तो आपको अभी दिमाग में जाएगा नहीं। हाँ पढ़ने वाले हैं ना, ठीक है, देख लेंगे देख लेंगे, आपका कैजुअल एटीट्यूड आ जाता। ऑब्वियसली, क्योंकि अपने को अपने दिमाग में वो पिक्चर ही नहीं है, तो अपन कैसे उसको इमेजिन कर पाएंगे? बिल्कुल नहीं। तो मैं ये क्या बोल रहा हूँ कि अपन पहले ओवरहेड पढ़ेंगे, बाद में थियरी आके पढ़ेंगे। फिर आपको थियरी पढ़ाने की भी जरूरत नहीं रहेगी, ठीक है। इनडायरेक्टली मेरा इसमें फायदा हो रहा है कि मेरे को है ना, मेहनत कम लगेंगे अगर मैं इसको बाद में कराऊंगा तो। ठीक है, आ जाओ। सबसे पहले चैप्टर नंबर 2 चालू करने से पहले, जो अपन ने कल इतना कॉस्ट शीट मेहनत से पढ़ा था, एक बार उसको अपन रिवाइज कर लेते हैं कि भाई कॉस्ट शीट का फॉर्मेट क्या था। क्योंकि सर कॉस्ट शीट का फॉर्मेट इज वेरी इंपॉर्टेंट और इसको बार बार रिवाइज करना वेरी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अभी आपको नया नया है ना, तो भूलने के चांसेस थोड़े ज़्यादा रहते हैं। तो वो पहले 2-3 क्लास में ऐसे ही होगा और मेरी हर क्लास में ऐसे होगा कि जो लास्ट लेक्चर में अपने पढ़े पहले उसको रिवाइज करेंगे, फिर अपन आगे बढ़ेंगे। क्योंकि मैंने आपको फर्स्ट लेक्चर में बताया था कि मेरा 4 रिवीजन वाला कंसेप्ट एक बार क्लास में पढ़ना, सेकंड टाइम क्लास के बाद आप घर से पढ़ के आओगे, थर्ड टाइम मैं आपको क्लास के मतलब क्लास के अंदर पढ़ाऊंगा और फोर्थ टाइम आप बाद में जब वीकली रिविजन करोगे, जब ये पढ़ोगे। ठीक है, तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं कॉस्ट शीट का। मतलब डिटेल में नहीं लिखेंगे साले, डायरेक्ट मटेरियल का DM भी लिख सकते हैं। जो आप बार बार उसको करते ना, तो आप डायरेक्टली वो लिख सकते हैं। सर जैसे डायरेक्ट मटेरियल बताओ, नेक्स्ट नेक्स्ट बताओ फटाफट। आप मेरे से पहले बोलना चाहिए आपने। अभी तक अपन ने 3 मतलब दिस इज द 4th लेक्चर, 2 लेक्चर से अपन क्वेश्चन पढ़ रहे हैं। और मैंने बोला कि आपको पढ़ के आना है, तो अभी तक मैं ये विश्वास रख रहा हूँ कि आपको याद हो गया होगा। स्टोरी याद करो, कुर्ता बना रहे अपन, ठीक है, तो ये कुर्ते के ऊपर अपन बहुत बाकायदा भी डिस्कस करेंगे कि कुर्ते में क्या मटेरियल कॉस्ट लगने वाला है, पूरा का पूरा डिस्कस करेंगे। लड़कियां घाघरा घाघरा देख सकते, लड़के अपन ये देखेंगे। ठीक है, आ जाओ। सबसे पहले क्या था? सबसे पहले डायरेक्ट मटेरियल, कुर्ता ले लिए, उसको सिलाई करने के लिए डायरेक्ट लेबर। बार बार ये स्टोरी बोलो, जब ये स्टोरी बोलोगे ना खुद को, तो कोई चांस ही नहीं है कि आपका कॉस्ट शीट में एक भी वर्ड छूटेगा। अगर आपने स्टोरी बिना बोले आप बोलने की कोशिश करोगे ना, देयर माइट बी ए चांसेस कि आप बोल सकते हैं। ठीक है, जब तक अच्छे से याद नहीं होता स्टोरी को दिमाग में घुमाते रहो, उसके बाद क्या है, स्टोरी भूल जाना। ठीक है, डायरेक्ट मटेरियल हो गया, डायरेक्ट लेबर हो गया, उसके बाद सर डायरेक्ट एक्सपेंसेस। देखो आप ये कुर्ते में देख सकते हैं कि सिर्फ ब्लू कलर का कपड़ा एंड सिलाई से काम नहीं होने वाला है। ये जो ऊपर ऊपर की चमकी है, ये जो कुछ तो भी है, जैसे लड़कों में ये सब है, कुछ तो भी वो डिजाइन विजाइन रहती है ना, दैट इज नथिंग बट डायरेक्ट एक्सपेंस। जो वो प्रोडक्ट के ऊपर लगने वाले हैं, दैट इज जो कॉस्ट यूनिट के ऊपर लगने वाले हैं। याद है अपन कॉस्ट यूनिट क्या है पढ़ेंगे अपन अभी। ये जो प्रोडक्ट के ऊपर डायरेक्टली जो लगने वाले हैं ना, वो है डायरेक्ट एक्सपेंस। नेक्स्ट सर, ये 3 क्या हो जाते सर? प्राइम कॉस्ट। ठीक है, PC प्रियंका चोपड़ा नहीं भाई, प्राइम कॉस्ट। प्रियंका चोपड़ा कौन, किसने सुना? आ जाओ। नेक्स्ट फिर सर, कुर्ते के कपड़े हो गए, लेकिन ये कुर्ता कहाँ बन रहा? नागपुर में फैक्ट्री में बन रहा। तो फैक्ट्री के पूरे खर्चे, दैट इज नथिंग बट फैक्ट्री ओवरहेड्स। ठीक है, अब फैक्ट्री के पूरे खर्चे ले लिए, तो अब क्या करेंगे सर? पुणे हेड ऑफिस के खर्चे लेंगे क्या? नहीं, इसके पहले ओपनिंग WIP, क्लोजिंग WIP, क्योंकि फैक्ट्री में गुड्स जब तक फिनिश गुड्स नहीं बनते तब तक वो फैक्ट्री में रहते हैं, फिर वो फैक्ट्री से पुणे इधर आ जाते हैं। ठीक है, एडमिन ओवरहेड्स में आ जाते हैं, हेड ऑफिस में आ जाते हैं। तो उधर के क्या करेंगे बताओ? ओपनिंग WIP एड ओपनिंग
WIP ऐड और क्लोजिंग WIP क्या बताओ माइनस। ठीक है, ये हो गया। अब इधर के पूरे खर्चे हो गए तो इसको अपन क्या बोलेंगे फैक्ट्री कॉस्ट या वर्क्स कॉस्ट। टोटल ना पूरे फैक्ट्री के खर्चे हो गए इधर तक, इसलिए फैक्ट्री कॉस्ट, या इधर एक्चुअल में वर्क हो रहा मतलब प्रोडक्ट के ऊपर तो ये वर्क्स कॉस्ट। ठीक है सर। अब इधर आ गए हेड ऑफिस में। हेड ऑफिस में सबसे पहले तो एडमिन के खर्चे, दैट इज एडमिन ओवरहेड्स। अब सर फिनिश गुड्स ऐड करने से पहले अपने को मालूम है कि एडमिन ओवरहेड्स तक के पूरे खर्चे को क्या बोलेंगे अपन कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, क्योंकि एक्चुअल प्रोड्यूस करने के लिए एडमिन की भी जरूरत है। तो इसके बाद के जितने भी खर्चे जैसे फिनिश गुड्स वगैरह प्रोडक्शन के लिए काम नहीं आते, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन प्रोडक्शन के लिए काम नहीं आते, तो इसके बाद के जो पूरे भी खर्चे हैं ना प्रोडक्शन के लिए काम नहीं आते, लेकिन इधर तक के पूरे खर्चे कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन में काम आते। क्योंकि आपको पता है कुछ लोग सोचेंगे, अपन भी पहले ये सोचे थे कि इधर तक कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन रहेगा, लेकिन ये वाला क्यों आया, क्योंकि अगर एडमिन वाले सेल्स मतलब बात करके सेल्स लेंगे ही नहीं तो भैया बनाओगे क्या, आप समझ रहे हैं, अब बनाओगे क्या अगर एडमिन वाले बोलेंगे नहीं। इसलिए कॉस्ट मतलब प्रोड्यूस करने के लिए एडमिन वालों को फोन पे बात बात कर करके सेल्स करना जरूरी है। जब वो सेल करेंगे तो ये तो अपन यहाँ पर वो करेंगे, समझ रहे हो ना, समझ रहे हो ना, बोलो 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 मित्रों। तो क्या हो गया सर कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन में एडमिन ओवरहेड्स आएंगे, फिनिश गुड्स नहीं आएंगे। आप लॉजिकली सोचो, अगर अभी फर्स्ट टाइम कोई लेक्चर पे आ रहा ना तो आप प्लीज लेक्चर नंबर 2 और 3 देख के आओ, उस पर अपन ने बहुत डिटेल में डिस्कस किया कि कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन इधर क्यों आता। पहले अपन ने इधर लिखा कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, फिर अपन ने इधर क्यों लिखा, देयर इज अ रीजन बिहाइंड दिस, तो मैंने उधर अच्छे से डिस्कस किया, आप लोग देख सकते हैं। जो सेकंड और थर्ड लेक्चर देख के आया एज एन डेमो चल रहे ना, इसलिए मैं बोल रहा आपको, तो आपको तो पता ही है। इसके बाद सर फिनिश गुड्स, ओपनिंग फिनिश गुड्स और बताओ क्लोजिंग फिनिश गुड्स, ओपनिंग फिनिश गुड्स ऐड, क्लोजिंग फिनिश गुड्स माइनस। इसके बाद बताओ नेक्स्ट 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 सर ये बन जाएगा पूरा, बताओ कॉस्ट ऑफ गुड्स टू बी सोल्ड, तो अपन लिखेंगे कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, कॉस्ट ऑफ गुड्स टू बी सोल्ड मतलब ये गुड्स है जो अपने को बेचना है, तो इसकी टोटल कॉस्ट इधर तक आ गई। यस सर। नेक्स्ट बताओ सर, बस क्या गुज्जू भाई का फोन आया, बोले भैया 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 राम राम सा, बोला राम राम, जय श्री कृष्णा, बोला जय श्री कृष्णा, बोला राधे राधे, बोला राधे राधे। अरे काम की बात करो भाई, ये भी काम की बात है, बोलना भगवान की बात तो करनी चाहिए। तो लेकिन अब उसने क्या बोला, भैया सुनो ना, बोला हाँ बोलो, वो भेज दो ना उधर अहमदाबाद भेज दो ना, क्या भाई अपने आनंद सर की शादी है। बोला आनंद कौन, अनंत अनंत आनंद है, आनंद है अंबानी का नाम, आइडिया नहीं है, तो उनकी शादी है प्लीज़ भेज दो। मैं बोला ठीक है भेज दूंगा, लेकिन वो मेरे को थोड़ा सेलिंग मतलब डिस्ट्रीब्यूशन का वो जो ये है ना डिमार्ट डिमार्ट बोल रहा ब्लू डॉट वाले, ब्लू डॉट डिलीवरी वाले, वो लोग तो मेरे से 500 रुपये ले रहे, तो भैया ठीक है ना इसमें जोड़ दो। बोला ठीक है, तो फिर क्या करते लास्ट में सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड्स भी ऐड कर देते, तो लास्ट में क्या बन जाता है ये कॉस्ट ऑफ सेल्स। तो ये तो दोस्तों हो गया कॉस्ट। अब इसके अंदर अपन ऐड करेंगे क्या प्रॉफिट, तो लास्ट में अपना क्या आ जाएगा ये बोलो सेल्स। क्लियर है क्या, इधर तक अपनी कॉस्ट शीट हो गई थी, बार बार रिवाइज करते रहो, आराम से जहन में खून में घुस जाएंगी। एंड बीइंग अ कॉस्ट मैनेजमेंट अकाउंटेंट कॉस्ट शीट तो आपके मुंह पे रहनी चाहिए। ठीक है, इसके अलावा अपन अगर फर्स्ट चैप्टर में आए मतलब फर्स्ट पीडीएफ में आए तो अपन ने पढ़ा था व्हाट इज कॉस्ट। ठीक है, डॉली की टपरी चाय के साथ एग्जाम अपन ने यूज किया था। फिर हिस्टोरिक कॉस्ट और इकोनॉमिक कॉस्ट, मेन डिफरेंस क्या है, हिस्टोरिक कॉस्ट मतलब क्या जो एक्चुअल में लग रही है, रियल कैश फ्लोज। देखो यहाँ पर अपन ने रियल एक्सपेंडिचर, ठीक है, रियल एक्सपेंडिचर को बोलते हैं हिस्टोरिक कॉस्ट। और इकोनॉमिक कॉस्ट करेंगे सर, सर इकोनॉमिक कॉस्ट क्या है कि अगर मैं टीचिंग नहीं करता था तो मैं दूसरा क्या करता था, मैं जॉब करता था, प्रैक्टिस करता था, मैं बिजनेस करता था, समझ रहे, मैं एसी का रिमोट नहीं बनाता था, तो मैं क्या बनाता था, मैं कैलकुलेटर बनाता था, मैं माउस बनाता था, समझ रहे आप। तो ये नहीं करता था तो दूसरा क्या करता था, दैट इज नथिंग बट अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। अपॉर्चुनिटी ना कॉस्ट का ही नाम क्या था, इकोनॉमिक कॉस्ट। आउट ऑफ पॉकेट एक्सपेंस भी वही है, एक्चुअल एक्सपेंडिचर जो अपनी जेब से गए, नाम से गया। संक कॉस्ट मतलब जो हो गया सो हो गया, रात गई बात गई वाला कंसेप्ट इसके अंदर, जो हो गया सो हो गया, वो खर्चा भी रिवर्सेबल है। अब कोई भी डिसीजन लेने से पहले उसके बारे में सोचेंगे क्या सर, नहीं बिल्कुल नहीं सोचेंगे। इम्प्यूटेड कॉस्ट अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है, बस नाम अलग कर दिया उसने स्लाइड डिफरेंस के साथ। सर रिलेवेंट कॉस्ट, रिलेवेंट कॉस्ट मतलब क्या, जो एक्चुअल में वो प्रोडक्ट बनाने के लिए रिलेवेंट है। अब डॉली की टपरी चाय, उसमें अपन ने क्या बोला था, जो गोल्ड चेन पहनता, वो जो ये बिल गेट्स को बुला के उसने रील बनाया, रिलेवेंट है क्या, उसके चाय बेचने के लिए रिलेवेंट है क्या। ठीक है, उसका मोटिव दूसरा होगा फेमस होना, वो बात नहीं कर रहे अपन। बिजनेस एक्चुअल चाय बेचने के लिए वो रिलेवेंट है क्या, नहीं सर, बस दैट इज नॉट अ रिलेवेंट कॉस्ट। फिर वो ये अवॉइडेबल कॉस्ट और अनअवॉइडेबल कॉस्ट। इधर एक चीज ध्यान में रखना, अवॉइडेबल कॉस्ट कौन सी कॉस्ट है, जो आप अवॉइड करने के बाद एफिशिएंसी इफेक्ट नहीं होने को। मान लो आपका ऑफिस है और आपने ऑफिस के दिन आपके
एम्प्लॉयज को पूरा संडे के दिन बुलाया क्योंकि आपको काम था। अब संडे के दिन बुलाया तो आपको लगा, मतलब ऐसा प्रथा चलती आ रही थी कि संडे के दिन अगर कोई एम्प्लॉय आ रहा तो उसको अपन लंच देंगे तो वो अच्छे से काम करेगा खुश होके, ऑब्वियसली बात है। लेकिन लंच देना नहीं देना, लंच देना इज एन अवॉइडेबल कॉस्ट, क्योंकि नहीं भी दिए तो उसको तो आना ही है क्योंकि वो जॉब पे है। ठीक है, एक बार का फर्क ऐसा सोच सकते हैं। लेकिन अवॉइडेबल कॉस्ट में कंडीशन क्या है दोस्तों, आपको पता है कि उसकी एफिशिएंसी इफेक्ट नहीं होने को ना। मान लो अपन लंच नहीं दे रहे, ठीक है, दिस कैन बी एन अवॉइडेबल कॉस्ट, सॉरी दिस कैन बी एन अवॉइडेबल कॉस्ट, लेकिन उसके वजह से जो एम्प्लॉयज की एफिशिएंसी उसके ऊपर इफेक्ट गिरेगा। सो हेंस दिस इज नॉट एन अवॉइडेबल कॉस्ट, दिस इज एन अनअवॉइडेबल कॉस्ट। नेक्स्ट, अब यहाँ पर ये रूम में जहां से मैं आपको पढ़ा रहा हूँ यहाँ पर एसी है, ठीक है, एसी नहीं भी रहेंगे फैन भी रहेंगे तो हो जाएगा। लेकिन आप समझो, फैन रहेंगी आपको आवाज में डिस्टर्ब होगा, सेकंड फैन रहेगा मेरे को थोड़ा खिचखिच होगा, तो मैं आपको एफिशिएंट रह पाऊंगा क्या मैं आपके थ्रू, आपके प्रति? नहीं सर, थोड़ा बहुत है ना, थोड़ा बहुत तो कहना कहीं गड़बड़ हो जाएंगे। तो फिर एसी इज एन अनअवॉइडेबल कॉस्ट। हाँ, लेकिन अभी अपन अपना बर्थडे है, ठीक है भाई, दोस्तों को पार्टी दे रहे बात अलग है, मतलब जिसको आपको पटाना है, ठीक है, आप उसको पार्टी दे रहे बात अलग है, लेकिन जिसको आपको पटाना है उसके दोस्तों को भी पार्टी में बुला रहे, अवॉइडेबल कॉस्ट। ठीक है, तो अवॉइड करना ऐसे खर्चे, अभी तुम छोटे हो, कॉस्ट के ऊपर ध्यान रहो, और कॉस्ट अकाउंटेंट बनने वाले हो तो फालतू खर्चे करना ही मत। नेक्स्ट, कंट्रोलेबल नॉन कंट्रोलेबल, सिमिलर एग्जांपल के साथ अपन ने डिस्कस किया था। सो दिस कंप्लीट्स आवर फर्स्ट रिवीजन का, अपन ने जितना भी चैप्टर पढ़ा था उसका रिवीजन कंप्लीट होता है। अब अपन चलते हैं चैप्टर नंबर 2, दैट इज मटेरियल कॉस्ट। ठीक है, तो सबसे पहले अपन क्या करेंगे, एक आप है ना, हाँ, तो अपन सबसे पहले मटेरियल कॉस्ट चालू करने से पहले मैं आपको बता रहा कि एक ब्लैंक पीडीएफ बना लो, मतलब ब्लैंक पीडीएफ ऐसे एक न्यू पेज से चालू कर दो और चैप्टर का नाम का हेडिंग दे दो चैप्टर नंबर 2, दैट इज मटेरियल कॉस्ट। ठीक है, थोड़ा सजा के लिख लो क्योंकि आपको ये चैप्टर से 7 मार्क मिलने वाले हैं, 7 मार्क मिलने वाले सर, 7 मार्क सर, कंपलसरी थोड़ी है 7 मार्क, एम्प्लॉय भी तो आ सकता। जी हाँ, लेकिन अभी लास्ट स्टेप में एम्प्लॉय आ चुका है तो मैं एक्सपेक्ट कर रहा कि मटेरियल कॉस्ट आ सकता। ठीक है, सबसे पहले यहाँ पर लिख लो वेटेज, तो वेटेज आ जाएगा 7 मार्क का इन अल्टरनेट एग्जाम्स, इन अल्टरनेट एग्जाम्स, नहीं अल्टरनेट एग्जाम्स मत लिखो, फिर अगर आप का अटेम्प्ट उसके बाद रहा, जो बच्चे दिसंबर के लिए नहीं जून के लिए पढ़ रहे वो बोलेंगे भाई अभी जून दिसंबर में सर ने बोला आने वाला है तो जून में नहीं आने वाला है, तो वो सुनेंगे नहीं। तो वेटेज 7 मार्क्स, क्योंकि देखो लास्ट पास्ट पेपर की एनालिसिस करोगे ना तो उनका ट्रेंड एम्प्लॉय मटेरियल ऐसा नहीं है, मतलब एम्प्लॉयज इन चैप्टर एम्प्लॉय मटेरियल ऐसा है वो। तो वो कभी भी कोई भी सीक्वेंस में एक तो देखो देंगे दो में से एक, मटेरियल या एम्प्लॉय, तो वो कोई भी दे सकते हैं। मटेरियल देने के बाद भी सेकंड मतलब नेक्स्ट एग्जाम में भी मटेरियल दे सकते हैं, तो अपने को अच्छे से पढ़ना है। ये हो गया मटेरियल, प्लस 2 मार्क का एक एमसीक्यू आ सकता है, तो लगभग 9 मार्क का एक चैप्टर बनता है दोस्तों, तो अपने को अच्छे से इसको पढ़ना है। एंड आपको बता रहा नॉट मोर देन 6 to 7 कॉन्सेप्ट जिसमें आपको मतलब आपको थोड़ा बहुत दिमाग लगाना है, और बाकी वो दिमाग भी मैं आपको ऐसा बोल दूंगा ब्रशअप कर दूंगा, ब्रशअप एज इन साफ कर दूंगा, दिमाग साफ नहीं करूंगा, मतलब जो आपका दिमाग में जो कचरा है ना वो साफ कर दूंगा और आपको कंसेप्ट अच्छे से याद हो जाएंगे। ठीक है, आ जाओ चालू करते हैं बिना किसी देरी के। सबसे पहले सर मटेरियल कॉस्ट इंपॉर्टेंट क्यों है, आपको बता रहा कि अगर आपको कुर्ता बनाना है, मान लो कुर्ता बनाना है, सर किधर गया कुर्ता, दिस इज अवर कुर्ता, आपको ये कुर्ता बनाना है। लड़कियां आप लोग है ना, गर्ल्स आप लोग है ना, ये बारे में सोचना, मैं जब भी इसके बारे में बात करूंगा आप लोग इसके बारे में सोचना, ठीक है। अब देखो एक मैं बात बताऊं, मुझे मेरी कुर्ते की फैक्ट्री है, मेरी जब कुर्ते की फैक्ट्री है तो सबसे मेन एक्सपेंस मेरा क्या रहेगा, सबसे मेन, मतलब भाई इसके अलावा तो मैं मतलब चालू ही नहीं कर सकता सर, ऑब्वियसली दैट इज मटेरियल, क्योंकि मटेरियल के बिना चालू नहीं कर सकते। कुछ लोग बोलेंगे नहीं सर फैक्ट्री का रेंट भी तो इंपॉर्टेंट है, फैक्ट्री के बिना कैसे चालू करेंगे। अरे मैं एक बार का इनिशियली मैं मेरे घर के टेरेस के ऊपर भी बना सकता, लेकिन घर पे टेरेस के ऊपर भी कुर्ता बनाने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, मटेरियल लगेगा ना। एक बार का लेबर भी इंपॉर्टेंट नहीं है, मैं खुद ही कर लूंगा। स्टार्टिंग में क्या होता है, कोई भी बिजनेस में क्या होता है, स्टार्टिंग में खुद ओनर काम करता है, ओनर काम करता है, फिर धीरे धीरे वो टीम बढ़ाता है। ओनर भी जब काम कर रहा या उसकी टीम भी काम कर रही तो सबसे मेन इंपॉर्टेंट क्या है सर, मटेरियल इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट एलिमेंट। तो सर मटेरियल इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट एलिमेंट, देखो हाईलाइट किया इसको, मटेरियल इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट एलिमेंट, नॉट बिकॉज उसका प्राइस ज्यादा है पूरे कॉस्ट में, लेकिन बिकॉज उसके अलावा अगर मटेरियल नहीं रहा तो क्या ही लेबर, क्या ही डायरेक्ट एक्सपेंस, क्या ही बाकी सब कुछ नहीं है, तो मटेरियल इसलिए इंपॉर्टेंट है। अब नेक्स्ट यूजुअली क्या होता, आप देखना मैं और एक एग्जांपल देता हूं आपको,
कि आप डोसा खाने जा रहे हैं, ठीक है, साउथ इंडियन रेस्टोरेंट, मेरा मेरा साउथ इंडियन फेवरेट है क्योंकि मैं खुद साउथ इंडियन से हूँ, साउथ इंडिया से हूँ, आदिलाबाद तेलंगाना से हूँ मैं, तो मेरे को साउथ इंडियन बहुत पसंद है। तो हम भाई डोसा खाने जाते थे। तो बचपन से टेंथ, मतलब टेंथ तक उधर ही था, फिर मैं 11th 12th हैदराबाद था, तो साउथ इंडियन ही, तो साउथ इंडियन तो बहुत खाया है। अब टेंथ क्या हुआ, टेंथ तक हम जितना भी डोसा हम बाहर खाते थे ना, तो उसकी प्राइस रहती थी 15 रुपये, 16 रुपये, 17 रुपये, 18 रुपये, 20 रुपये तक आ गए थे वो लोग, 15 से लेके 20 तक। तो जब तो हमको समझता नहीं था, वो जितना बोलते थे पापा दे देते थे, तो फिर टेंशन का काम नहीं, कभी अपने को देने का काम नहीं करा। लेकिन जब 12th के बाद, जब सीपीटी में, आईपीसीसी मतलब सीए की जब मेरी जर्नी में था मैं, तो मैं जब भी घर पे जाता था, मैंने एक बार देखा कि कॉस्ट था 20 रुपये। अगले बार जब मैं आया 2 महीने के बाद, तो कॉस्ट होगा 25 रुपये। मतलब ठीक है भाई, ठीक है। अगले बार जब मैं आया, मतलब फिर एक आध साल के बाद की जब बात है, तो कॉस्ट हो गया 30 रुपये। मैं बोला भैया आप कर क्या रहे, 20 से 25, 25 से 30। तो उसने क्या बोला पता है क्या, भैया क्या करे, तेल के भाव बढ़ रहे। मैंने क्या बोला, उसने क्या बोला, भैया क्या करे, तेल के भाव बढ़ रहे। दूसरे जन को पूछा, भैया क्या करे, महंगाई ही इतनी है, महंगाई ही इतनी है। महंगाई मतलब जो पैसा अभी जो लग रहा हमको पूरे बिजनेस में ज्यादा लग रहा। अब मैं बोला भाई ठीक है, महंगाई इतनी है, समझ में आ रहा। तो आपको क्या मतलब, मटे वो क्या बोल रहा भैया, हम जो आलू लेके आ रहे हैं पहले इतने में लेके आते थे, अब प्राइस बढ़ रही है। हम जो तेल यूज कर रहे हैं पहले इतने में आता था, अब इतना हो गया। हम जो ये कर रहे वो इतना हो गया, इतना हो गया, इतना हो गया। तो उसने 5-6 रीजन दिए, 6 में से 5 रीजन मटेरियल के ऊपर थे, कि भैया मटेरियल का कॉस्ट बढ़ गया, इसलिए हमको सेलिंग प्राइस बढ़ानी पड़ी। समझो आप कहां पर गए अपना, देखो आप समझो कहीं ना कहीं, ये कॉस्ट 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 टोटल कॉस्ट प्लस प्रॉफिट इज सेल्स। अगर टोटल कॉस्ट मिला के 25 आएगा उसको, तो +5, तो 30 रुपए में सेल करेगा। फॉर एग्जाम्पल, अगर मान लो ये जो डायरेक्ट मटेरियल है ये 5 था, अब ये डायरेक्ट मटेरियल ये 10 हो गया, तो इनडायरेक्टली ये जो कॉस्ट है ये 30 हो जाएगा, क्योंकि ये 5 से बढ़ गया, तो ये इसका तो टोटल ही है ना, टोटल भी 30 से बढ़ जाएगा। प्रॉफिट कमाएगा 5, तो ऑब्वियसली 35 हो गया। आप समझ रहे, अब 10 का नहीं, अब ये 15 का मिल रहा, और 5 बढ़ गए, तो टोटल कॉस्ट 30 नहीं 35 का, +5 40। तो जैसे जैसे मटेरियल कॉस्ट का प्राइस बढ़ेगा, सेल्स प्राइस बढ़ेगा। देखो कभी कभी क्या होता है, रेंट थोड़ा बढ़ गया, मतलब 5% से हर साल रेंट बढ़ता, कोई भी फैक्ट्री का हो या कोई भी इसका हो, तो वो बढ़ गया तो उसको उतना इफेक्ट नहीं करेगा। लेकिन क्योंकि सर मतलब एक रेंट में है ना बहुत सारी यूनिट्स बनते हैं, लेकिन मटेरियल कॉस्ट में क्या है कि यूजुअली ऐसा रहता कि एक मटेरियल बनाने के पीछे 3-4 यूनिट्स ऑफ अदर मटेरियल लगता। मतलब डोसा बनाने के पीछे 1 किलो आलू, 1 किलो आलू एक डोसे में नहीं लगेगा, वो बाइफर्केशन करेंगे। लेकिन आप समझो जैसे अभी शर्ट बनाने का है, तो इसके अंदर 5 से 6 बटन लगेंगे, तो 1 फिनिश गुड्स के लिए 5 से 6 अदर रॉ मटेरियल भी लग रहा ना, 5 से 6 यूनिट्स ऑफ अदर रॉ मटेरियल। तो वैसा है कि भाई अगर डायरेक्ट मटेरियल बढ़ेगा तो ऑब्वियसली कॉस्ट बढ़ेगा, तो ऑब्वियसली अपना सेल्स प्राइस बढ़ेगा। तो वो वही बोल रहे हैं कि भाई आप समझो, मटेरियल cost is the cost of material used to manufacture product or service. This is important. In most manufacturing, 50 to 70% of the total cost of a product is represented by the cost of material. आप बताओ मेरे को, वो डोसे वाले को जो दुकान है उसको सबसे मेन खर्चा क्या रहेगा सर? सबसे मेन खर्चा आपको ही पता है, मुझे पता है कि सर उसका जो पूरा इंग्रेडिएंट्स है वो लाने का, डोसे का रवा, आलू, फिर चटनी के लिए नारियल, नारियल ऐसे समझ रहे हैं ना, नारियल की चटनी, सांबर के लिए सांबर मसाला एंड ऑल, तो इसके ही खर्चे ज्यादा है। वो उसके अलावा वो खुद बनाता, उसके हाथ के अंदर 2 आदमी है तो वो बनाते, फिर रेंट का खर्चा, इलेक्ट्रिसिटी का खर्चा। तो मेन डेली और मेन खर्चा आपके हिसाब से क्या है? ऑब्वियसली सर किसको भी समझ रहा कि जो मटेरियल वो लेके आ रहा जिससे वो बनाएगा, भाई वो आलू लेके आएगा, छिलेगा, फिर आलू की सब्जी बनाएगा, रवा लेके आएगा, फिर उसको भिगोएगा, फिर अगले दिन वो डोसा बनाएगा। मेन खर्चा क्या है? मटेरियल कॉस्ट ही मेन खर्चा है ना। देखो डोसा बोल रहा तो मेरे मुंह में पानी आ गया, ठीक है। तो मेन खर्चा क्या है दोस्तों? मटेरियल है ना, 50 to 70% ये होगा। लेकिन और एक बात क्या बताया गया, ये डिफरेंट इंडस्ट्रीज में डिफर करता। जैसे खाने की इंडस्ट्री में मटेरियल ज्यादा है, और जैसे अब टाटा की कार्स ले लो, उनकी इंडस्ट्री में भी एक बार का मटेरियल ज्यादा रह सकता है। लेकिन टीचिंग जैसे इंडस्ट्री में मटेरियल इज नॉट द मेन एक्सपेंस। मटेरियल एज इन जो अपने बुक्स लगने वाले, तो मान लो हम आपको 6000 का प्रोडक्ट बेच रहे हैं, तो बुक्स कितने की लगती? 500-600 की बुक्स लगती। दिस इज नथिंग बट 10% ऑफ द टोटल कॉस्ट का भी कम। कॉस्ट 5000 है, प्रॉफिट 1000, तो 5000 का 500 मतलब 10% ही कॉस्ट है।
लेकिन कई कई 50 to 70% कॉस्ट ही रहती, मटेरियल कॉस्ट ही रहती। समझ रहे आप? तो डिफरेंट इंडस्ट्री में डिफर करता। आप लोग खुद सोचो, जैसे आपके भी घर में 2-3 बिजनेसेस होंगे, आप सोचो अगर किसी के घर में मैन्युफैक्चरिंग का काम है, मैन्युफैक्चरिंग ऐसे कॉटन लेके आते हैं, उसको प्रोसेस करते हैं, क्लॉथ में कन्वर्ट करते हैं, ये एक प्रोसेस है। आपको समझ रहा? क्लॉथ, अपना क्लॉथ कैसे बनता? कॉटन पहले कन्वर्ट होता, पहले उसका धागा बनता, फिर धागे से कपड़ा बनता, वो अलग प्रोसेस है। मतलब एग्जाम्पल आप सोचो, तो कोई जने को अगर क्लॉथ बनाना है, मतलब अगर कुर्ता बनाना है, तो मेन खर्चा ही उसका कपड़े का है ना, उसमें ज्यादा लगेगा। लेकिन मान लो आपका है ना केबल का काम है, केबल, केबल एज इन अपने घर पे जो वाईफाई का कनेक्शन ज्यादा, अपने घर पे जो टीवी टीवी के कनेक्शन आते हैं ना, जीटीपीएल एंड ऑल। अब मैं को एक बात बताऊं, उनका मटेरियल कॉस्ट ज्यादा है क्या? नहीं सर। क्यों मटेरियल कॉस्ट ज्यादा नहीं है सर? वो डब्बा लेके आते 500 का, लेकिन रिचार्ज करने को बोलते 3,500 का। तो आप समझ रहे, वो मटेरियल 500 का रहता ना, वो भी रिफंडेबल रहता, लेकिन उनका जो मतलब उनका जो मेन एक्सपेंस क्या रहता? फिर बताओ, उनका मटेरियल अलग रहता, उनका मटेरियल रहता वो लाइसेंस सॉफ्टवेयर वगैरह, अपन पढ़ेंगे, ठीक है, अकाउंट्स में स्नेहा मैम आपको पढ़ाएंगे। लेकिन आपको समझ रहा, आपको ऐसा बिजनेस टू बिजनेस डिफर करता, ऐसा नहीं कि ये इसमें यही है तो यही इसमें ये है। नेक्स्ट, अब मटेरियल भी है ना, आपने देखा नहीं ना जो नीचे लिख के था? ठीक है, गुड बच्चों आ जाओ। मटेरियल दो प्रकार के हैं, आपको बता देता, आपने अभी तक वो देख लिया होगा। मटेरियल दो प्रकार के, और हाँ सुनो, ये पीडीएफ्स आपको है ना टेलीग्राम ग्रुप पे मिल जाएगा, एकत्वम फॉर सीएमए, एकत्वम फॉर सीएमए जाके टेलीग्राम सर्च करो, टेलीग्राम पे आपको ये नोट्स मिल जाएंगे। ओके, नेक्स्ट, मटेरियल है ना दो प्रकार के, मैं आपको बता देता, आपने अभी तक देख भी लिया होगा। एक है डायरेक्ट मटेरियल और एक है इनडायरेक्ट मटेरियल। मैंने क्या बोला? एक है डायरेक्ट मटेरियल और एक है इनडायरेक्ट मटेरियल। अब व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन डायरेक्ट मटेरियल एंड इनडायरेक्ट मटेरियल, आपको इसके ऊपर इसको देख के बताना है। ठीक है, सोचो आप अपने हिसाब से डायरेक्ट मटेरियल क्या हो सकता, अपने हिसाब से इनडायरेक्ट मटेरियल क्या हो सकता। मैं यहाँ लिखता डायरेक्ट मटेरियल, क्या लिखता है इनडायरेक्ट मटेरियल। आप लोग जो जो सोचोगे, आप सोचो, टाइम दे रहा मैं आपको, तो आपका जो सोचना मेरे दिमाग में आ जाएगा ऑटोमेटिकली। सोचो आप। सर ये जो कपड़ा लग रहा, सर ये जो क्लॉथ है, क्लॉथ इज अ डायरेक्ट मटेरियल, ठीक है सर। इसके अलावा एक बार का ये भी बोल सकते हैं, ये जो डिजाइनिंग वाले आर्ट आर्टिकल्स बोल सकते हैं, या पार्टिकल्स बोल सकते हैं, जो भी है, फॉर डिजाइनिंग, डिजाइन लिख देता हूँ मैं, डिजाइनिंग फॉर फॉर डिजाइनिंग। मुझे एक बात बताओ, इसके अलावा आपको लगता है कि इसके अंदर कुछ डायरेक्ट मटेरियल है? नहीं सर, इसके अलावा तो कुछ नहीं लगता। बॉयज आप सोचो, भाई जो अपन पैजामा लगाते हैं उसके लिए वो जो वो रोप रहती ना, रोप जिससे अपन बंद करते हैं, कोई कोई जगह पे बटन रहता, ठीक है, समझ रहे हो ना मैं क्या बोल रहा? तो वो वाला, मतलब बटन्स बोल सकते हैं, और उसको हम तो भाई हिंदी में नाड़ा बोलते हैं। अब आप लोग क्या बोलते हैं सोचो। इसके अलावा बताओ आप, इसके अलावा कुछ लगेगा क्या डायरेक्ट मटेरियल? बताओ बताओ बताओ, मटेरियल कुछ लगेगा क्या? डायरेक्ट छोड़ दो, इसके अलावा मटेरियल कुछ लगेगा क्या? आप इसमें मुझे बताओ कि मटेरियल क्या लगेगा, उसके बाद फिर अपन डायरेक्ट मटेरियल में जाएंगे या इनडायरेक्ट मटेरियल में जाएंगे, अपन डिस्कस करेंगे। सर इसके अलावा कुछ लगेगा क्या? अब मैं आपको बताता, अब कभी है ना, कभी कपड़ा पुराना पुराना हो जाएगा ना कोई कपड़ा, तो आपको समझेगा कि अरे इधर से ना वो धागा निकल रहा, इधर से धागा निकल रहा, तो आप समझ लो सिलाई के लिए भाई वो दो कपड़े को जोड़ेगा कैसे? धागे के थ्रू जोड़ेगा, धागे के थ्रू। आपको समझ रहा? आप कभी ने आपने कभी सिलाई देखी है तो आपको याद होगा कि भाई कोई दो कपड़े को जोड़ते कैसे ये लोग, या उसको कट पिट करके वो लोग को अटैच कैसे करते हैं। अपन स्कूल का यूनिफॉर्म भी बनाने जाते थे, तो अपन अपना साइज दे देते थे और अपना कपड़ा दे देते थे, तो वो लोग जब जोड़ते तो वो लोग धागा भी यूज करते, याद है क्या? वो धागा यूज करते थे। अब मेरे को एक बात बताओ, धागा आपको तो दिखा नहीं, लेकिन वो एज अ मटेरियल यूज तो हुआ इसके अंदर, समझ रहे हो आप? तो मैं क्या बोलना चाह रहा कि धागा जो अपने इसमें यूज किया, धागा जो अपने इसमें यूज किया आपको दिख नहीं रहा, लेकिन यूज तो हुआ ना भाई, मटेरियल तो है ना, वो भी धागा, समझ रहे आप? याद आ रहा है आपको? ठीक है, नेक्स्ट, फर्नीचर, फर्नीचर का एग्जांपल लो। फर्नीचर अपने घर में बहुत बड़ा फर्नीचर है, अपन ने मंगाया सोफा, ठीक है। आपको फर्नीचर को देख के क्या लग रहा है कि भाई इसके अंदर डायरेक्ट मटेरियल क्या हो सकता, मतलब मटेरियल क्या हो सकता है, आप वो सोचो, सिर्फ मटेरियल क्या हो सकता है वो सोचो।
ठीक है, फर्नीचर के लिए अपन यहाँ लिख देते हैं फॉर फर्नीचर। आपको क्या लिखना है भाई, आपको है ना यहाँ लिखना है, एक ब्लैंक पीडीएफ बना लो, वहां पर लिखना है आपको जहाँ आपने बनाया ना, यहाँ लिखो आप कि भाई मटेरियल, मतलब ये रफ नोट्स क्लास नोट्स इसमें ही। तो आप मेरे साथ है ना स्क्रिबल करते जाओ, स्क्रिबल करोगे ना तो कागेरे नोट्स, हाँ स्क्रिबल करोगे ना तो मजा आएगा आपको। ये क्योंकि मैं आपको ये है ना ये उड़ा के दूंगा, ये मैं लिखूंगा थोड़ी वापस, तो आपको कंटिन्यू लिखते रहना है जो मैं लिखा रहा, क्योंकि इसके अंदर स्टोरीज है, स्टोरीज जिससे आपको समझेंगे हम। सर फर्नीचर की अपन बात कर रहे थे, फर्नीचर में मुझे एक बात बताओ कि मटेरियल क्या लगेगा। सर सबसे पहले तो वो जो लकड़ा लगेगा वही, तो सर लकड़ा, ठीक है। उसके अलावा, सर उसके अलावा सर नहीं सर, फर्नीचर में हमको लकड़े के अलावा तो कुछ समझ में नहीं आ रहा कि फर्नीचर। सर उसके वो जो हैंड, मतलब वो जो, मतलब मान लो अलमारी बना रहे तो अलमारी खींचने के लिए वो, तो ठीक है अपन बोल सकते हैं, क्या बोल सकते हैं उसको, डोर, डोर को मतलब जिससे अपन पकड़ के खींचते उसको, तो अब वो ठीक है डायरेक्ट मटेरियल में आएगा, लेकिन वो फर्नीचर के हिसाब से डायरेक्ट मटेरियल में नहीं आएगा, फर्नीचर वाला वो बाद में ऐड करता। उसके अलावा, सर उसके अलावा तो ऐसा कुछ हमको याद नहीं आ रहा। अब मेरे को एक बात बताओ, फर्नीचर को ज्वाइन करने के लिए वो लोग फेविकॉल यूज करते हैं, फेविकॉल। भाई कोई भी तो फर्नीचर को आप ऐसा तोड़ के देखोगे ना कहीं वो जुड़ा कैसा है, एक तो दो चीजों से जुड़ा है, एक तो नेल्स, नेल्स से जुड़ा है, वो नेल्स एज इन अपने वाले नहीं, वो जो खिल्ले 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 से जुड़ा है, नहीं तो फेविकॉल से जुड़ा है, ये दो में से एक। तो मतलब ये दो भी क्या है दोस्तों, डायरेक्ट मटेरियल है ना, आप समझो डायरेक्ट मटेरियल है ना। देर इज अ डिफरेंस बिटवीन मटेरियल्स, दैट इज डायरेक्ट मटेरियल एंड इनडायरेक्ट मटेरियल। आप समझ रहे, डायरेक्ट मटेरियल ऐसा चीज है जो आपको मतलब देखने से समझ जाता है, जैसा कुर्ता देखे तो अपने को समझ गया कि इसके अंदर जो डायरेक्टली दिख रहा वो ही क्या है, डायरेक्ट मटेरियल। जो इनडायरेक्ट मतलब जो दिख नहीं रहा लेकिन है, दैट इज नथिंग बट इनडायरेक्ट मटेरियल। आपको समझ रहा हूँ। तो यहाँ पर देखो डायरेक्ट मटेरियल, इनडायरेक्ट मटेरियल। सर ये क्यों काम आएगा, क्यों काम आएगा ना, तो आप यहाँ देखो, जब अपन कॉस्ट शीट पढ़ेंगे तो यहाँ पर देखो बार बार क्या लिख रहे थे, डीएम मतलब क्या, डायरेक्ट मटेरियल। आपको समझ रहा, डीएम मतलब क्या, डायरेक्ट मटेरियल। पहले अपन मटेरियल कॉस्ट लिखते थे, लेकिन फिर अपन डीएम पे आ गए, दैट इज डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर, डायरेक्ट एक्सपेंस। जो डायरेक्ट उसके लिए काम आ रहा दैट इज प्राइम कॉस्ट में आएगा, लेकिन जो डायरेक्टली खर्चे उसके ऊपर नहीं लग रहे दैट इज नथिंग बट, बताओ, इनडायरेक्ट मटेरियल। सर इनडायरेक्ट मटेरियल क्या आएगा, अब देखो इसके अलावा ये कहीं भी आ सकता, वो कहाँ आएगा वो आपको टाइम टू टाइम समझ जाएगा, ठीक है। मेरे को उसको अलग से पढ़ाने की जरूरत नहीं रहेंगे, आपको जब ओवर द पीरियड ऑफ टाइम समझ में आ जाएगा। फैक्ट्री ओवरहेड्स में आएगा या एडमिन में आएगा, या अब देखो खर्चे के लिए ना तीन ही जगह है, उसके बाद ये तीन के बाद आप मेरे को बता दो खर्चे किधर आएंगे, एक तो इधर आएंगे, ओपनिंग डब्ल्यूआईपी, क्लोजिंग डब्ल्यूआईपी में तो आ नहीं सकता, नेक्स्ट फिर तो वर्क कॉस्ट तो नाम ही है, फिर एडमिन ओवरहेड्स में आएंगे, फिर कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन नाम है, फिनिश गुड्स नाम है, फिर कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड नाम है, फिर सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन में आएंगे। तो इसका मतलब आपको समझ रहा कि जो खर्चे रहेंगे ना वो एक तो डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर, डायरेक्ट एक्सपेंस, उसके बाद या तो फैक्ट्री ओवरहेड, या तो एडमिन ओवरहेड, या सेलिंग ओवरहेड। इसके अलावा ये 6 टाइप के खर्चे के अलावा कहीं हो नहीं सकता। अपन ने लेक्चर नंबर 1 में इसको पढ़ा भी था कि ये 6 टाइप के खर्चे के अलावा कहीं अपन खर्चे कर ही नहीं सकते। वो कहाँ है पता नहीं, अभी इधर सुन लो। 6 टाइप के खर्चे के अलावा आप कहीं डाल ही नहीं सकते। सर प्राइम कॉस्ट तो इन तीनों का टोटल है, ओपनिंग डब्ल्यूआईपी, क्लोजिंग डब्ल्यूआईपी अपने आप में वर्क इन प्रोग्रेस है ना, उसको थोड़ी वो खर्चा थोड़ी है। फिर ये इनका टोटल है, फिर ये तो डाल दिए ये इसका टोटल है, ये तो फिनिश गुड्स है, ये इसका टोटल है, ये इसमें खर्चे डालेंगे और दिस इज इसका टोटल, लास्ट में प्रॉफिट मिला कि ये। इसका मतलब आप समझ रहे, एक तो डायरेक्ट मटेरियल, लेबर, बताओ एक्सपेंस, उसके अलावा फिक्स्ड ओवरहेड, फैक्ट्री ओवरहेड, एडमिन ओवरहेड एंड सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड। अब मुझे एक बात बताओ ईमानदारी से, आप खुद सोच के बताओ, अपन अब खुद ही सोच लो आप, जो वो धागा यूज किया अपन ने कुर्ते में, इधर तो नहीं आएगा क्योंकि डायरेक्ट 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 है। तो अब 3 चांसेस बचे आपके पास, फैक्ट्री ओवरहेड, एडमिन ओवरहेड, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड। मुझे एक ईमानदारी से एक बात बताओ कि वो जो धागा है वो सेलिंग के लिए काम आ रहा क्या, मतलब वो ऐसा है क्या कि वो गुच्चू भाई बोल रहे हैं कि मेरे को अहमदाबाद भेजो, तो फिर वो धागा काम आ रहा क्या, नहीं सर। या क्या वो धागा एडवर्टाइज करने के लिए काम आ रहा क्या, नहीं सर। इसका मतलब क्या है, वो सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड तो नहीं है। क्लियर है, नेक्स्ट। अब फाइट किधर है, फैक्ट्री ओवरहेड और एडमिन ओवरहेड में। अब सोचो एडमिन ओवरहेड वाले क्या करते हैं भाई, वो एसी में बैठ के सिर्फ सेल्स ऑर्डर बुक करते, फिर वो डिस्पैच करने के लिए वो सब वो लोग देखते हैं। बनाने का काम किधर है, देखो वो धागा किसके लिए लग रहा, बनाने के लिए लग रहा।
भाई कुर्ता वो धागे की बिना बन सकता है क्या? नहीं सर। कैसे बनेगा भाई? वो जो आपका जो घाघरा भी है गर्ल्स, गर्ल्स वो घाघरा वो धागे के बिना घाघरा बन सकता है क्या? कितनी तो स्टिचिंग रहती है आपकी, हर वेडिंग में स्टिचिंग कराते हैं, क्योंकि कभी मोटे हो जाते हैं कभी पतले हो जाते हैं। तो हम मेरे को बताओ, वो जो आप जो दीदी के पास जाते हैं जो वो स्टिचिंग करके देते हैं, तो वो आपके कॉस्ट में आ गया, आप समझो, आपकी कॉस्ट में आ गया। लेकिन वो डायरेक्ट आपको दिख नहीं रहा, अपने को दिख नहीं रहा, तो वो डायरेक्ट मटेरियल तो नहीं है, फिर इनडायरेक्ट मटेरियल है। तो आप समझ लीजिए वो किधर आएगा? एडमिन में आएगा क्या? नहीं सर, एडमिन वाले तो क्या ही करेंगे, बनाने का काम तो फैक्ट्री वालों का है, नागपुर वाला है कोई, इसका मतलब क्या है, वो फैक्ट्री ओडिट्स में आएगा। आपको समझ रहा कितना लॉजिकल है? आपको याद नहीं करना है, देखो मैंने यहाँ पर लिखा तो सही है कि इनडायरेक्ट मटेरियल टू बी कंसिडर्ड एज फैक्ट्री ओवरहेड कॉस्ट, लेकिन आप समझो, अपन आपको खुद से समझ गया ना, कहा गया भाई, हाँ, आपको खुद से समझ गया ना कि वो फैक्ट्री ओवरहेड्स में आएगा, क्योंकि ऊपर के दिन डायरेक्ट 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 मटेरियल लेबर ओवरहेड, उसके बाद फैक्ट्री ओवरहेड्स, डायरेक्ट मटेरियल डायरेक्ट एक्सपेंस डायरेक्ट लेबर के बाद फैक्ट्री ओवरहेड, एडमिन ओवरहेड, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड। क्लियर है? बोलो बोलो दोस्तों, क्लियर है? यस, फैक्ट्री ओवरहेड में आएगा। तो ये लॉजिकली आपको समझेगा, ऐसा आपको याद नहीं करना है कि भाई ये जो चीज़ें फैक्ट्री में आएंगी, ये जो चीज़ें एडमिन में आएंगी, नहीं, आपको बता रहा ना, क्योंकि कॉस्टिंग से आपको यहाँ नहीं काम आएगा, तुरंत आपको पेपर 12 में भी काम आएगा, जब अपन ग्रुप 2 पढ़ेंगे, तुरंत आपको, तुरंत मतलब तुरंत नहीं, आर्टिकलशिप के बाद आपके फाइनल में भी काम आएगा। तो आपको फाइनल में जब काम आएगा तो 2 साल के बाद आप अगर आप भूल जाओगे कि व्हाट इज मटेरियल, व्हाट इज डायरेक्ट मटेरियल, व्हाट इज इनडायरेक्ट मटेरियल, तो गड़बड़ हो जाएंगे ना भाई, क्योंकि वहां से अपन बेस से चालू नहीं करते, यहाँ पर अपन फर्स्ट फ्लोर सेकंड फ्लोर बनाते, ग्राउंड फ्लोर फर्स्ट फ्लोर सेकंड फ्लोर, उधर डायरेक्ट अपन रूफटॉप रेस्टोरेंट की बातें करते हैं, तब सेकंड फ्लोर के ऊपर का ही कंस्ट्रक्शन करते उधर अपन। जब आप बोलोगे कि नहीं सर हमको तो नीचे का याद नहीं है, तो फिर ऊपर की बिल्डिंग बराबर बनेगी नहीं, आपको समझना पड़ेगा, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो अभी आपको ये तो समझ गया कि मटेरियल कॉस्ट इंक्लूड्स डायरेक्ट मटेरियल एंड इनडायरेक्ट मटेरियल, आप समझ रहे, तो टोटल मटेरियल कॉस्ट में डायरेक्ट मटेरियल इनडायरेक्ट मटेरियल है, लेकिन कॉस्ट शीट जब बनाएंगे जो फर्स्ट शीट में डायरेक्ट मतलब डायरेक्ट मटेरियल, उधर सिर्फ और सिर्फ डायरेक्ट मटेरियल आएगा, इनडायरेक्ट मटेरियल नहीं आएगा। अब सर डायरेक्ट मटेरियल क्या, जो आपने, जो आपके दिमाग में था ना, जो आंसर देने से पहले उसको ही उसने 3 बात में लिख दिया। सबसे पहला, दे आर ट्रेसेबल टू द कॉस्ट यूनिट। सर व्हाट इज कॉस्ट यूनिट? सर व्हाट इज कॉस्ट यूनिट? जिसका कॉस्ट निकाल रहे, क्या बोला यहां पर लिख दो आप, जिसका, एक काम करते हैं थोड़ा इसको निप छुट्टी कर देते हैं, जिसका कॉस्ट निकाल रहे, जिसका कॉस्ट निकाल रहे वो क्या है दोस्तों? कॉस्ट यूनिट। जिसका कॉस्ट निकाल रहे वो क्या है दोस्तों? कॉस्ट यूनिट। तो फर्स्ट पॉइंट देखो, दे आर ट्रेसेबल टू द कॉस्ट यूनिट, मतलब कुर्ता देखते बराबर या घाघरा देखते बराबर समझ गया कि इसके अंदर ये तो है, दे आर ट्रेसेबल। थर्ड पॉइंट देखो, दे कैन बी आइडेंटिफाइड डायरेक्टली विद द प्रोडक्शन ऑफ द प्रोडक्ट, मतलब वो प्रोडक्शन ऑफ द प्रोडक्ट देख, मतलब प्रोडक्शन देखते देखते अपने को समझ जाएगा कि भाई वन एंड द सेम है ना, एक तो प्रोडक्ट देख के समझ गया या उसका प्रोडक्शन देखते देखते समझ गया। एंड सेकंड थिंग, लास्ट थिंग, दिस दे रिप्रेजेंट ए मेजर एलिमेंट ऑफ द फिनिश्ड प्रोडक्ट कॉस्ट। फिनिश्ड प्रोडक्ट कॉस्ट का मेजर एलिमेंट होता है, मतलब इनडायरेक्ट मटेरियल से ज्यादा डायरेक्ट मटेरियल लगता। ठीक है, अगर आपका समझो कोई खर्चा बहुत बड़ा है तो वो डायरेक्ट रहेगा, कोई खर्चा बहुत ही छोटा है लेकिन खर्चा तो है, 1 रुपया भी नहीं छोड़ते अपन यहाँ पर, पॉइंट पैसा भी नहीं छोड़ते, तो आप समझो दैट इज नथिंग बट इनडायरेक्ट कॉस्ट। अगर मैं आपको एग्जांपल दूं फर्नीचर का, ठीक है, एकत्वम के पूरे टीचर्स ने सोचा कि भाई एक अपन क्या करेंगे, बंगलो बनाएंगे, सबका अलग अलग, 5 बंगलो अलग अलग, ठीक है, मैं, विजय सर, करण सर, स्नेहा मैम एंड अपने साथी सर, तो हमने 5 बंगलो बनाने का सोचा। अब 5 बंगलों में हमने फर्नीचर वाले को बुलाया, अला भाई इधर आ जा, तू टोटल फर्नीचर की बात होगी, टोटल उसको कैसा लगा कि भाई एक घर में 2-2 लाख का फर्नीचर बनेगा, बोला ठीक है बना लेंगे सर। अब जब 2-2 लाख का फर्नीचर बना तो वो क्या करा, पहले मार्केट में गया लकड़ा लेके आने के लिए, उसके तो बनाएगा, उसके बाद उसने फेविकॉल लेके आया, उसने लेबर वगैरह लेके आया, वो बात अलग है, अपन मटेरियल की बात कर रहे हैं। उसने लकड़ा लेके आया, उसने फेविकॉल लेके आया, उसके लिए नेल्स लेके आया। मेरे को एक बात बताओ, वो जो, अब ऑब्वियसली मेरे घर पे फर्नीचर अलग बनेगा मेरी वाली के हिसाब से, मतलब मेरी शादी नहीं हुई है, मैं बता रहा आपको, मेरी वाली मतलब मेरी मम्मी के हिसाब से, आप क्या समझ रहे थे नालायक को, मेरे मम्मी के हिसाब से, अब विजय सर के हिसाब से, फिर विजय सर के घर में अलग बनेगा, स्नेहा मैम के घर में अलग बनेगा, सतीश सर के घर में अलग और करण सर के घर में अलग। आप समझो मेरे घर पे मेरे को हर जगह फर्नीचर कराना है, लेकिन सतीश सर बोलते नहीं मेरे को तो सिर्फ हॉल में चाहिए, मेरे को मेरे रूम में फर्नीचर नहीं चाहिए। विजय सर बोलते हैं मुझे हॉल में चाहिए, किचन में चाहिए, इसमें चाहिए। स्नेहा मैम बोलते हैं मुझे भी पूरे घर में चाहिए, मुझे तो एक्स्ट्रा भी चाहिए, जो टेरिस है ना उसके ऊपर भी फर्नीचर बना दो।
हाँ, अब करण सर भी बोलते हैं ऐसा कुछ तो नहीं। अब मेरे को एक बात बताओ, रिक्वायरमेंट ऑफ फर्नीचर अलग अलग है। तो वो जो 20 लाख का उन्होंने फर्नीचर लाया, फॉर एग्जांपल मार्केट से 20 लाख का चाइना से परचेस करके लाया, वो चाइना नहीं सर, जापान, जापान, चाइना इज नॉट अ गुड कंट्री, ठीक है, जापान से वो फर्नीचर परचेस करके लाया और वो बोले कि भाई 20 लाख में पांचों को फर्नीचर चाहिए। तो मेरे को एक बात बताओ, लॉजिकली वो मेरे को 20 लाख का अगर करेंगे डिवाइड बाई 5 तो 4 लाख आ जाएगा, कॉस्ट था 2 लाख। तो ये फर्नीचर वाले ऐसे ही करते, बोलते पहले कि भैया 20,000 में काम हो जाएगा, करते करते बाद में 40,000 हो जाता, डबल हो जाता। तो वैसे ही अपने साथ हो गया कि उसने जो 20 लाख का माल लाया, समझो समझो गाइस गाइस फोकस, 20 लाख का उसने माल लाया, अब वही उसमें उसका प्रॉफिट है समझो, क्योंकि उधर से वो कमीशन खा रहा। तो 20 लाख का माल और फिर ऊपर उसका मजदूरी समझ लो 1 लाख, तो मान लो 21 लाख रुपीज का उसका टोटल कॉस्ट आया। मुझे एक बात बताओ, वो मेरे से मतलब हम पांचों से क्या बेसिस पे चार्ज करेगा? पैसा बोलेगा क्या सर, क्या है सर इतना दिमाग कौन लगाएंगे, 21 लैक्स डिवाइड बाई 5 कर दो, 4,20,000 पर मेंबर दे दो मुझे। तो मैं बोला ठीक है भाई, मैं तो निकाल के दे दिया 4,20,000। लेकिन सतीश सर बोले कि भाई सुन एक मिनट, मेरे घर पे सिर्फ अपन ने हॉल में फर्नीचर किया, उसका भी 4,20,000, प्रणय सर के घर में आपने पूरा किया, विजय सर के घर में पूरा, स्नेहा मैम के घर में पूरा, थोड़ा बहुत कम ज्यादा, तो फिर मेरे से ज्यादा क्यों चार्ज कर रहे हो? फिर उसको ध्यान में आया कि नहीं भाई ऐसा अपन चार्ज नहीं कर सकते, आपको भी समझ रहा ना। फर्नीचर वाला थोड़ा बह गया था, उसको कॉस्टिंग जमती नहीं, उसने क्या किया था, सही टाइम पे मेरे से क्लास नहीं लिया था। तो आप समझो, आप तो ले रहे ना, तो आपको समझ जाएंगे। तो फिर उसको दिमाग में आया कि भाई एक काम करता है, जितना मटेरियल इधर यूज कर रहा है, इधर यूज कर रहा है, इधर यूज कर रहा है, इधर यूज कर रहा, उस हिसाब से बाइफरकेट कर देता। तो उसने जो 20 लाख का मटेरियल लाया था, 1 लाख रुपए बाद में फिर छोड़ दो, 20 लाख का मटेरियल लाया था, तो मेरे घर पे 5 लाख का लगा, विजय सर के घर पे 5 लाख का, सतीश सर के घर पे 1 लाख का, स्नेहा मैम के घर पे 5 लाख का, ऐसा मिला के कितने हो गए ये 16, और बाकी के 4 लाख करण सर के घर पे। तो ऐसा लगा। तो आप मेरे को एक बात बताओ, ये लॉजिकल वे है कॉस्ट चार्ज करने का? आप समझो, वो अगर एक साथ चार्ज कर देंगे तो सतीश सर तो देंगे नहीं ना, बोलेंगे भाई मेरे घर पे बनाया है तूने एक कमरे का, तो मैं तेको 4 लाख रुपए क्यों दो, जबकि तूने सबके घर में बाकी फुल फुल फर्नीचर बनाया। तो मैंने बोला यार बात तो सही है, बात तो बंदा लॉजिकल कर रहा। बस ऐसी ही उनकी भी लॉजिकल बातें रहती पूरे लॉ पढ़ते समय, आप उनकी भी डेमो लेक्चर देखना, आपको मजा आ जाएगा। जब जाके उसको लगा कि नहीं भाई ठीक है, बाइफर्केशन करना चाहिए, इस हिसाब से लेना चाहिए। अब क्या हो गया, उसका जो 1 लाख का जो खर्चा था ना, उसमें से 5,000 का फेविकॉल था, फेविकॉल, और 5,000 मतलब 2,000 के नेल्स थे, खिल्ले। वो बोला भैया जब से लखड़ा मैंने डिवाइड किया, फेविकॉल भी डिवाइड करता, कि प्रणय सर के घर पे कितना फेविकॉल यूज किया, इधर कितना फेविकॉल यूज किया। आप समझो लॉजिकली लकड़ा इज अ मेजर कॉस्ट, उसको डिवाइड करना सही भी है। फेविकॉल 5,000 का कॉस्ट 20 लाख में से, आपको एक बात बताओ वो करना सही है क्या? नहीं सर करना चाहिए, गलत बात, करना चाहिए। लेकिन यहां पर आप एक बात लिख सकते हैं जो आपने निकाला, या फर्स्ट फर्स्ट चैप्टर के एंड में लिख दो, क्योंकि वो फर्स्ट चैप्टर की रिलेटेड ही बात है, अपन जो बाद में पढ़ने वाले हैं। यहाँ पर अच्छे से बड़े बड़े अक्षर में लिख दो, कॉस्टिंग इटसेल्फ इज वेरी कॉस्टली, कॉस्टिंग इटसेल्फ इज वेरी कॉस्टली। सर इसका मतलब क्या है कि मेरे को एक बात बताओ, उसको बाइफर्केशन करने के लिए पूरा दिमाग लगाना पड़ेगा, मेरे को उसको दिमाग लगाना पड़ेगा कि प्रणय सर के घर पे कितना फेविकॉल यूज किया, 1 लीटर में से 0.356 उनके घर में यूज हुआ, 0.441 विजय सर के उसमें यूज किया। मेरे को एक बात बताओ, वो उसको दूसरा काम नहीं है क्या ये सब काम करेगा? तो वो क्या करेगा, किसी बंदे को हायर करेगा। अब इतना छोटे खर्चे के लिए हायर करना, ज्यादा कॉस्ट लगाना पड़ेगा क्या उसको? खुद सोचो, आप आपका खुद का बिजनेस है, समझ के चलो, आपके बिजनेस में आप इतने छोटे खर्चे को बाइफर्केशन करने के लिए हाथ में रखोगे क्या? सर उसको बाइफर्केशन करके भी इतना कुछ सीन नहीं है, क्या ही कर लूंगा मैं, 500 रुपये कम ज्यादा इनके उनसे लेने गए, इससे अच्छा। इसलिए बोलते हैं कि जो डायरेक्ट मटेरियल है ना, जो डायरेक्ट मटेरियल का कॉस्ट है वो ही अपन क्या कर सकते हैं, बाइफर्केशन कर सकते हैं। लेकिन जो इनडायरेक्ट मटेरियल का कॉस्ट है वो करना भी नहीं चाहिए, और वो कर भी नहीं सकते। वो करने जाओगे ना, कर तो लोगे, लेकिन उसके लिए आप जो बंदों को हायर करोगे उनकी सैलरी ज्यादा रहेंगी, रेदर देन जिसका जितना आप वो बाइफर्केशन करके एनालिसिस करने वाले थे। ठीक है, जितना बाइफर्केशन करके अपन एनालिसिस करने वाले थे, उससे ज्यादा कॉस्ट वो बंदे की रहेंगी जो आप एनालिसिस करके देंगे। तो कॉस्टिंग इटसेल्फ इज मोर कॉस्टली। तो आपको समझना पड़ेगा, आपने लिखना नहीं ये लाइन, ये लिख लो, कॉस्टिंग इटसेल्फ इज वेरी कॉस्टली। तो आपको समझना पड़ेगा कि मेरे को कॉस्टिंग ये चीज पे करना है कि नहीं करना है। तो उन्होंने बाइफर्केशन किया कि भाई डायरेक्ट मटेरियल पे तो करना पड़ेगा, इनडायरेक्ट मटेरियल पे करो ना करो आपकी मर्जी है। ठीक है,
इनडायरेक्ट मटेरियल क्या है, देखो दिस इंक्लूड ऑल अदर मटेरियल यूज्ड इन प्रोडक्शन, जो डायरेक्ट मटेरियल के अलावा है सब। जैसे भी नेल्स इन फर्नीचर मैन्युफैक्चरिंग एंड आर टू बी कंसिडर्ड एज फैक्ट्री ओवरहेड, आपको समझ गया। अब आप और एक चीज समझो, जो बड़ी बड़ी मशीन रहती, ठीक है, जहां पर पेपर प्रिंट होता समझ लो, ये सब होता, तो उनके लिए डायरेक्ट मटेरियल क्या है सर, जो मशीन है उनके लिए वही मेन एक्सपेंस है। लेकिन आप समझो वो मशीन को प्रॉपर चलने के लिए वो ऑयल भी डालते रहते हैं, अगर वो ऑयल डालेंगे नहीं तो मशीन कुछ टाइम के बाद चलेंगी नहीं। तो वो ऑयल डाल रहे, इसका मतलब वो ऑयल क्या है सर, ऑयल इज अ मटेरियल, ऑयल इज एन मटेरियल। लेकिन जब आपको पेपर प्रिंट होके आएगा तो आपको दिखेगा नहीं कि ऑयल इसके अंदर है, मशीन में डाले थे अपन ने। इसका मतलब क्या है, ऑयल इज एन इनडायरेक्ट मटेरियल, क्योंकि जो आपको दिख नहीं रहा। डायरेक्ट मटेरियल क्या है, जो अपन ट्रेस कर सकते हैं कॉस्ट यूनिट को देख के, दैट इज ट्रेसेबल। लेकिन इनडायरेक्ट मटेरियल क्या है, दैट इज नॉट ट्रेसेबल। क्लियर है दोस्तों, बस नेक्स्ट लाइन पढ़ो। CS6 सर, व्हाट इज CS6? कॉस्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स, आई थिंक यू रिमेंबर कॉस्ट अकाउंटिंग नंबर 6। सर ये नंबर याद करना पड़ेगा क्या? याद हो जाएंगे ऑटोमेटिकली। फिफ्थ चैप्टर इसके ऊपर ही, कॉस्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स के ऊपर ही पूरा का पूरा वही पढ़ना है। कॉस्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 1 क्या है, 2 क्या है, 3 क्या है, 4 क्या है, 24 तक उसके अंदर का भी डिटेल में पढ़ेंगे, तो आपको याद हो जाएगा। तो आपको लिखना जरूरी है, क्या थोड़ा 70+ जब लाने का है तो थोड़ी मेहनत ज़्यादा ही करनी पड़ती है। ये बच्चे नहीं लिखेंगे जिसको 70+ नहीं लाने का है, जिसको 70+ लाने का है वो ऑटोमेटिकली याद करेगा, याद हो जाएगा। CS6 defines indirect material as materials the cost of which cannot be directly attributed to the particular cost object। आप समझो एक कुर्ता बनाने के लिए कितना धागा लग रहा है, अपन कैसे सोचेंगे भाई, धागा रहता ही वो 1 रुपए का रहता मेरे हिसाब से, 1 या 5 रुपए का रहता। वो कुर्ता है 5,000 का, उतना धागा 5 रुपए का लगा, उसमें भी थोड़ा धागा इसमें लगा, थोड़ा इसमें लगा, थोड़ा इसमें लगा। तो एक बात बताओ, वो 5 रुपए बाइफरकेट करना पॉसिबल है क्या? कर भी लोगे तो कितना कॉस्टली है, तो आप समझ रहे, विच कैनॉट बी डायरेक्टली एट्रीब्यूटेबल। कर भी लोगे मतलब एक तो कर ही नहीं सकते, इन्होंने लिख दिया कैनॉट बी डायरेक्टली एट्रीब्यूटेबल, क्योंकि कोई करता ही नहीं। अब जैसा मशीन है, उसके ऊपर 10 पेपर निकल रहे, उसके लिए इतना तेल लगा, उसका ऑयल लगा, 10 दिन तेल निकल रहे, 10 दिन पेपर निकल रहे, उसके लिए समझ लो 1 लीटर का, 1 लीटर की बोतल है ना, उतना ऑयल लगा वो मशीन चलाने को। तो एक बात बताओ, ये ऑयल आया था 200 रुपए का, 10 दिन में उसने 15 लाख का धंधा कर दिया। वो 200 रुपए बाइफरकेट कर पाओगे क्या, बताओ? नहीं सर, क्योंकि एक दिन प्रोडक्शन ज्यादा हुआ, एक दिन प्रोडक्शन कम हुआ, एक दिन मीडियम हुआ, तो कैसे प्रोडक्शन करोगे भाई? सो कैनॉट बी डायरेक्टली एट्रीब्यूटेबल। अब समझ रहे हो क्या, फ्लो आ रहा, मटेरियल क्या है, इनडायरेक्ट मटेरियल क्या है, डायरेक्ट मटेरियल क्या है। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। एक बार आप समझ जाओगे ना कि डायरेक्ट मटेरियल क्या है, इनडायरेक्ट मटेरियल क्या है, ये चैप्टर में तो आपको पूरा ध्यान में आएगा। लेकिन जो नेक्स्ट चैप्टर अपन पढ़ेंगे, मतलब नेक्स्ट मतलब हर जगह आपको कॉस्ट शीट यूज आएंगे। कॉस्ट शीट में डायरेक्ट अलग करना पड़ेगा, इनडायरेक्ट अलग करना पड़ेगा, तो दैट इज इट, आपको करना सीखना ही है। अब आ जाओ जो नेक्स्ट अपन पढ़ने वाले, दैट इज, अब अपन जब इतना ठोक ठोक के बोल रहे हैं कि मटेरियल कॉस्ट इंपॉर्टेंट है, मटेरियल कॉस्ट इंपॉर्टेंट है, तो मैं आपको बोल रहा हूँ, मैं वो जब डोसा खाने गया, मैं जब वो डोसा खाने गया तो मैंने बोला कि भैया आप कितना महंगाई कर रहे हैं, तो बोले क्या करे सेठ, क्या करे सेठ, मटेरियल महंगाई इतना है। तो मैंने बोला ठीक है भाई, अब बात क्या करें, बेचारे का क्या बोल सकते हैं, मटेरियल ही महंगा है तो अपन और क्या बोल देंगे। तो फिर मैं प्रॉपर अपना डोसा खा रहा, बढ़िया मजेदार एकदम, सुबह का टाइम। मैंने देखा बारिश का सीजन है, मैंने देखा कि उधर बारिश हो रही और उसका जो आलू का बोरा है, उसके आलू की मतलब जो थैली है उसके ऊपर पानी गिर रहा, वो सड़ गया, मतलब वो सड़ जाएगा, वो सड़ जाएगा तो वो एक्स्ट्रा मटेरियल मंगाएगा, वो बोलेगा कि भाई अब एक्स्ट्रा मटेरियल मंगाया मतलब मटेरियल कॉस्ट ज़्यादा लग रहा, कॉस्ट ज़्यादा लग रहा तो प्रॉफिट तो उतना ही लगेगा, फिर अपने सेलिंग प्राइस बढ़ा देंगे। और वो मतलब वो क्या कर रहा, प्रॉपर यूज नहीं कर रहा जो मटेरियल। अरे मेरे भाई, आप जब बोल रहे कि आपका मेन एक्सपेंस, मेजर एक्सपेंस आपके धंधे में मटेरियल है, तो उसको कंट्रोल करना आपकी जिम्मेदारी है या नहीं है, बताओ? कंट्रोल करना आपकी जिम्मेदारी है कि नहीं है? अगर आप कंट्रोल नहीं करोगे ना, एक तो दो चीज होंगे, एक तो आपके प्रॉफिट्स कम हो जाएंगे, वरना कस्टमर को ज्यादा देना पड़ेगा, दो ही होंगे ना चीज। तीसरी चीज क्या हो जाएंगे आप समझो, एक तो क्या हो जाएंगे, प्रॉफिट्स कम हो जाएंगे, नहीं तो दूसरा आप कस्टमर से ज्यादा चार्ज करोगे, कहना कि कस्टमर देगा नहीं क्योंकि उसका कॉम्पिटिटर कम चार्ज कर रहा, फिर आप मार्केट से बाहर हो जाओगे। तो वेरी इंपॉर्टेंट है ईच, मतलब आप समझ रहे कॉस्टिंग, मतलब कॉस्टिंग आप सोच रहे कितना मेन सब्जेक्ट है। आप समझो एक चीज बताता मैं आपको, जैसे एग्जाम्पल लिखते हैं अपन, एग्जाम्पल लिखते हैं अपन।
रतन टाटा की एक कार है और एक मान लो कार है कोई कंपनी की जिसका नाम है समझ लो मारुति, एग्जाम्पल ले लो। ठीक है, मेरे को भाई किसी से प्यार नहीं है, कोई मेरे को कमीशन के लिए पैसा नहीं दिया, मैं सिर्फ एग्जाम्पल के लिए आपको बता रहा हूँ। ठीक है, ये बहुत छोटा हो गया फॉन्ट। ठीक है, आप भी लिखते रहो एग्जाम्पल्स वगैरह। जैसे रतन टाटा की एक कार है और एक है मारुति वालों की कार। मेरे को एक बात बताओ, लॉजिकल सी बात है, सेम फीचर्स वाली कोई कार है, सेम फीचर्स वाली कार है, मतलब सेम, मतलब माइलेज भी सेम और माइलेज भी सेम हो गया, बाकी उसका कॉस्ट भी सेम है, उसका एसी भी सेम है, उसका म्यूजिक प्लेयर भी सेम है, सब कुछ सेम है उसका, सब कुछ मतलब सब कुछ सेम है। मेरे को एक बात बताओ, अगर सब कुछ सेम है और वहाँ यहाँ पर कार 8 लाख चार्ज कर रहा और ये 9 लाख चार्ज कर रहा, डिज़ाइन भी सेम है, ठीक है, डिज़ाइन सबसे मेन, मतलब सेम कार, सिर्फ यहाँ पर टाटा का सिंबल है, यहाँ पर मारुति का सिंबल है। मेरे को एक बात बताओ, आप किसका लोगे? सर लॉजिकल बात है, हम कहाँ जाएंगे, टाटा के पास जाएंगे। ठीक है, सेफ्टी भी सेम है, ठीक है, सेफ्टी भी टाटा में होती है, मारुति में होती है। अब मेरे को एक बात बताओ, ये दिस इज नथिंग बट सेलिंग प्राइस। सेलिंग प्राइस कहाँ से आया होगा? सर कॉस्ट वो पूरा निकाले होंगे, दिस इज नथिंग बट कॉस्ट शीट। कॉस्ट शीट से उन्होंने पूरी कॉस्ट निकाली होंगी, डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर, फैक्ट्री ओवरहेड में आके फाइनल कॉस्ट आया होगा। कॉस्ट में उन्होंने प्रॉफिट ऐड किया होगा, जब जाके सेल्स निकला होगा, दैट इज सेलिंग प्राइस पर यूनिट निकला होगा। समझ रहे? दिस इज सेलिंग प्राइस पर यूनिट, दो में से एक हुआ होगा, मतलब टोटल सेल्स निकल के सेलिंग प्राइस पर यूनिट हो गया। अब आप एक समझो, इधर 8 लाख इधर 9 लाख, डिफरेंस क्या है? मारुति वाले टेंशन में आ गए कि भाई सेम, सब कुछ सेम है, लेकिन इनको 8 लाख में कैसे बन रही फिर ये, मतलब सेलिंग प्राइस 8 लाख है तो ऑब्वियसली देखो प्रॉफिट दोनों का सेम अज्यूम करेंगे कि ये भी 2 लाख कमाना चाहता, ये भी 2 लाख कम कमाना चाहता, तो उनकी टोटल कॉस्ट कितनी होगी? 6 लाख रुपए इसकी। लेकिन ये 9 लाख में बेच रहा, प्रॉफिट 2 लाख है, तो इसकी टोटल कॉस्ट कितनी होगी? 7 लाख। तो मारुति वाले सोचने आ गए कि भाई 6 लाख और 9 लाख ये डिफरेंस क्यों है? मतलब इसको इधर आप इधर ऐसा लिख लो, ये जो प्रॉफिट आपने लिखा 2 लैक्स, 2 लैक्स, तो कॉस्ट कितना है? दिस इज सेलिंग प्राइस, सेलिंग प्राइस, कॉस्ट कितना है बताओ? 6 लाख, कॉस्ट कितना है? 7 लाख। बताओ बताओ बताओ, 6 लाख 7 लाख, 6 लाख 7 लाख। तो मारुति है भाई जापानीज कंपनी में, बस वही देख रहा था, मेरे को लग रहा कोई ओनर का नाम है तो मैं आपको बताता था कि मारुति से जापानीज कंपनी और रतन टाटा। तो अब मारुति वाले सोच रहे कि भाई रतन टाटा सर ऐसा क्या कर रहे जो इनकी कॉस्ट कम लग रही, क्योंकि देखो प्रॉफिट सेम है, 2 लाख 2 लाख, तो 6 लाख का कॉस्ट पे 2 लाख का ये। तो फिर जब मालूम पड़ा कि इन्होंने रतन टाटा सर ने मटेरियल पे है ना ग्रिप ला ली, ये लोग मटेरियल को कंट्रोल अच्छे से कर रहे हैं, ये लोग मटेरियल का सब कुछ अच्छे से कर रहे हैं, जो ये लोग नहीं कर रहे। क्योंकि आप समझो कहीं ना कहीं क्या होगा, अगर आपका मटेरियल कॉस्ट ज़्यादा है, एक तो प्रॉफिट देखो 8 लाख और 9 लाख, इसका मतलब क्या है? सब लोग किसके कार खरीदेंगे? सर ऑब्वियसली रतन टाटा सर की 8 लाख, क्योंकि बाकी सब सेम है। तो अल्टीमेटली इसको वर्ड यूज नहीं करना चाह रहा, लेकिन जे मार के आपको समझ गए ना, जे मार के इसको 8 लाख यूज करना पड़ेगा, 8 लाख की इसका सेलिंग प्राइस रखनी पड़ेगी। अब 8 लाख की सेलिंग प्राइस और 7 लाख का कॉस्ट तो फिक्स्ड है ना, कॉस्ट थोड़ी अपन बदल सकते हैं। तो प्रॉफिट कितना हो गया? अल्टीमेटली 1 लाख। इसका मतलब क्या है? एक तो प्रॉफिट कम होगा, या तो फिर उसको कुछ ना कुछ ऐसा करना पड़ेगा जिससे उसका कॉस्ट 6 लाख पे आए, सो दैट उसको प्रॉफिट 2 लाख कमा पाए। क्योंकि आप समझो वो 8 लाख के ऊपर मार्केट में नहीं बेच सकता, वो अगर बेचेगा तो बिकेगा ही नहीं ना। तो दो रीजन क्या हो गए, एक तो अपना प्रॉफिट कम होगा, मतलब एक तो प्रॉफिट कम हो जाएगा, नहीं तो अपने को कैसे भी कॉस्ट कम करना पड़ेगा। तो आप समझो सिंस मटेरियल कॉस्ट कंप्राइजेस अ सिग्निफिकेंट पोर्शन ऑफ द टोटल कॉस्ट ऑफ द प्रोडक्ट इट रिक्वायर्स कंट्रोल। क्योंकि मटेरियल कॉस्ट अगर बढ़ गया तो आपका प्रॉफिट कम हो जाएगा, या तो मार्केट से बाहर हो जाओगे आप, दो में से एक ही चीज होगा। तो मटेरियल कॉस्ट को कम से कम रखना, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो ये जो कॉस्ट है ना 7 लाख, उसको बाइफरकेट करना पड़ेगा कि रतन टाटा सर का मटेरियल कॉस्ट कितना आ रहा, मेरा कितना आ रहा, मेरा ज्यादा क्यों आ रहा? मेरा ज्यादा इसलिए आ रहा क्योंकि मेरा प्रॉपर टाइम पे
मटेरियल अवेलेबल नहीं है, मेरे को अभी बनाना है, मेरा लेबर बैठा है, लेकिन मेरे पास मटेरियल ही नहीं है जिससे मैं फिनिश गुड्स में बना सकूं। तो जब लेबर है ना खाली बैठा है, लेबर खाली बैठा है तो मेरे को एक्स्ट्रा पैसे देने पड़ रहे हैं। अगर वही मटेरियल ऑन पहले पहले से मंगा के रखता था तो लेबर खाली नहीं बैठता था, तो वो काम करता था। तो अब खाली बैठा है ना भाई, मटेरियल ही नहीं, वो करेगा क्या? मटेरियल रहेगा तो वो काम करेगा। नेक्स्ट, प्रॉपर क्वालिटी का नहीं लेके आया, तो जब फिनिश गुड्स बने तो ऐसा मजा नहीं आया, तो मजा नहीं आया तो अपन मार्केट में नहीं बेचे, तो वापस से अपने को बनाना पड़ा। अब समझो प्रॉपर क्वालिटी का अगर मटेरियल नहीं आएगा तो गड़बड़ हो जाएंगी, क्योंकि एफिशिएंसी नहीं रहेंगी, तो फिर रतन टाटा सर ऊपर चल जाएंगे अपने से, मारुति वाली ये सोच रहे हैं। तो प्रॉपर क्वालिटी भी इंपॉर्टेंट है, अवेलेबिलिटी तो इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर मान लो लेबर आ गया रेडी होके सुबह, ठीक है सर मैं लेबर नहीं हूँ, समझो भाई फैक्ट्री का लेबर आ गया, आके बैठ गया और रील्स देख रहा, मैं बोला भाई काम कर ले, बोले सर क्या काम करूं, मटेरियल नहीं आया। तो मैंने मेरे फिर मैनेजर को फोन किया, मैं बोला भाई मटेरियल क्यों नहीं आया? सर वो बस कल ऑर्डर किया था, 1-2 दिन में आ जाएगा। तो आप समझो 2 दिन के बाद मटेरियल आएगा। अब वो लेबर को इसके अलावा कुछ नहीं आता, तो वो उसको जो 2 दिन की सब सैलरी जा रही वो तो एक्स्ट्रा जा रही, कहीं ना कहीं अपना कॉस्ट बढ़ गया, तो कॉस्ट बढ़ गया तो प्रॉफिट कम हो गया। इसका मतलब क्या है, प्रॉपर अवेलेबिलिटी ऑफ मटेरियल इज वेरी इंपॉर्टेंट, वरना गड़बड़ हो जाएंगे। सेकंड चीज, प्रॉपर क्वालिटी एंड प्राइस। अगर क्वालिटी नहीं रहेंगी तो मटेरियल क्या, लेबर क्या कर रहा, लेबर काम तो अच्छे से कर रहा, लेकिन क्या हो गया भाई, अब समझो डोसा अच्छा कब बनेगा, जब आलू अच्छे रहेंगे। तो भाई आलू अगर गड़बड़ हो गया, आलू अगर वो जो लाया वो प्रॉपर क्वालिटी का नहीं है तो गड़बड़ हो गया। आप समझो डोसे में मजा ही नहीं आएगा ना। रामेश्वरम नाम का कैफे है बेंगलोर में, वो इतना क्यों चलता है, क्योंकि उसकी क्वालिटी इतनी सही है, ठीक है, वो चार्ज ज्यादा करता है लेकिन क्वालिटी इतनी सही है। तो आपको एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम देखो, ऐसा नहीं है कि बहुत एकदम प्रीमियम यूएसए से आलू मंगा रहे तो उससे वजह से कॉस्ट ज्यादा हो जाएगा, तो फिर बंदे देंगे नहीं आपको। तो आपको नॉर्मल क्वालिटी का तो भी मेंटेन करना चाहिए। नेक्स्ट, वो आपने क्या करा, आपके मैनेजर को बोला भाई जाके आलू लेके आ जाओ, या जापानीज वाले ने बोला उनके मैनेजर को जाके तू ये जो मटेरियल लगता है वो लेके आ जा कार बनाने को। तो उसने क्या करा, अच्छा लाने के चक्कर में मोर प्राइस में लेके आ गया। अरे भाई तूने एक्स्ट्रा प्राइस में लेके आ गया, वापस प्राइस बढ़ गई। आलू अच्छे लाने के चक्कर में उसने प्राइस ज्यादा दे दिया, कार अच्छी बनाने के चक्कर में प्राइस ज्यादा दे दिया, प्राइस ज्यादा दे दिया, वापस अल्टीमेटली प्रॉफिट कम हो गया। अब समझो आप, दिस इज अ प्रोसेस, आपको समझना पड़ेगा। ये सब मैं याद करा दूंगा आपको शॉर्टकट बना के, लेकिन आपको जब समझ जाएगा ना तो आपको याद करने की जरूरत नहीं है। अवेलेबिलिटी रहनी चाहिए, प्रॉपर क्वांटिटी, मिनिमम वेस्टेज। अब जब वो डोसा बना रहा, वो आलू छिलेगा, फिर उसको ये करेगा, अब वो छिलने छिलने में अगर आधा आलू उसने वेस्ट कर दिया तो क्या, देखो थोड़ा बहुत तो वेस्ट होगा, अपने को भी समझता है, जब अपन अपने घर पे भी मम्मी जब छिलती आलू तो थोड़ा आलू आ जाता, लेकिन वो थोड़ा आना ठीक है ना, मिनिमम वेस्टेज होना जरूरी है। भाई अगर तुम छिलने छिलने में पूरा आलू छिल दोगे तो फिर मजा क्या है भाई, मालूम पड़ा एक आलू में आधा ही आलू काम आ रहा, बाकी तो वेस्टेज में जा रहा, तो फिर क्या, फिर तो लॉस ही लॉस है। या लॉस नहीं होगा तो भी प्रॉफिट कम हो जाएगा अपना, आप समझ रहे। नेक्स्ट, ओवर स्टॉकिंग नहीं करना है। ओवर स्टॉकिंग एज इन, अब अपन पूरा एग्जांपल इस पे आ जाते, मतलब लॉजिकली आप वही एग्जांपल मतलब टाटा कार्स पे सोच सकते, कार्स पे सोच सकते हैं। ओवर स्टॉकिंग, अब वो क्या करा इसने, आलू मैं बोला ना अवेलेबल रहना चाहिए, अवेलेबल रहना चाहिए, तो अवेलेबल रहने के चक्कर में इसने ना बहुत सारे 100 किलो आलू लेके आ गए। मैं बोला भाई तू 100 किलो आलू लेके आ गया, उसको रखने के लिए भी तो अपने को फिर गोडाउन चाहिए, आप समझ रहे। नहीं नहीं सर अपने घर पे है, नो ओवर स्टॉकिंग, मतलब आप समझो फिर अपने घर पे रख सकते ना, तो आप समझो 1000 किलो लेके आ गया, तो 1000 किलो के लिए तो रेंट लगेगा, उसके अलावा भाई वो खराब भी तो हो जाएंगे ना, ओवर स्टॉक करने से खराब हो जाएंगे ना। अगर कम है तो कस्टमर सामने खड़ा है और मटेरियल खत्म हो गया, डोसा बना रहा, 15-20 डोसे दे दिया, उसके बाद आलू खत्म, क्योंकि अपने पास प्रॉपर मटेरियल अवेलेबल नहीं था। सेकंड, बहुत सारे आलू लेके आ गए तो खराब होने का डर, उसको रखने का कॉस्ट। नेक्स्ट, इंफॉर्मेशन अबाउट अवेलेबिलिटी ऑफ स्टॉक। अरे अपने को दिमाग में हमेशा रहना चाहिए कि भाई कितना मटेरियल है, कितना मटेरियल लगने वाला है, कितना मटेरियल है, कितना मटेरियल लगने वाला है। तो अपने को मालूम है कि भाई थोड़ा ही मटेरियल बाकी है, तो वापस जल्दी ऑर्डर कर दो ना, क्योंकि मालूम है 2 दिन तो आने को लगेंगे। कि मुझे मालूम है कि मेरा स्टॉक जब भी मैं ऑर्डर करता 2 दिन के बाद आता, तो मैं जब भी मेरे मेरे मटेरियल क्वांटिटी 2 दिन का है, मतलब अभी मैंने लेके आया तो अभी 10 दिन चलने वाला है, लेकिन यूज किया अपने को लगा कि भाई इतना जितना मटेरियल ना ये 2 दिन ही चलेगा, तो मेरे को ऑर्डर करना पड़ेगा। तो ये जब जैसे ही खत्म होगा वो आ जाएगा, या उसके पहले ही आ जाएगा। तो आप समझ रहे, प्रोसेस रुकेगा नहीं। नेक्स्ट, और अगर आपको मालूम ही नहीं है कि इन्फॉर्मेशन अबाउट अवेलेबिलिटी ऑफ स्टॉक अपने पास है ही नहीं, अपन पूरा डोसा बना लिया, फिर अपन गए आलू खत्म, ओ माय गॉड,
2 दिन मतलब 2 घंटे लगेंगे अब जाके बाजार से आलू लेके आने में, तो 2 घंटे के जितने भी आपके कस्टमर थे वो चले गए। वैसे ही कार्स में भी आप सोच सकते हैं, आपने को मालूम है कि दिवाली के टाइम पे, दसरा के टाइम पे लोग कार उठाएंगे, और अगर आप कार लेके ही नहीं रखोगे स्टॉक में तो गड़बड़ हो जाएंगी, या ओवर स्टॉक कर दोगे। आपने 100 कार लेके आ गए लेकिन कार 70 ही गई, तो 30 कार है वो तो दिवाली के बाद तो आउटडेटेड हो जाएंगी ना, क्योंकि जनवरी दिसंबर में नई कार आ जाएंगी। तो आप ना ही ओवर स्टॉक कर सकते ना ही अंडर स्टॉक कर सकते, करेक्ट स्टॉक करना बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, नेक्स्ट मिनिमम लॉस ड्यूरिंग प्रोसेस। वही बात है कि आलू बना रहे ये सब कर रहे तो लॉस कम से कम रहना चाहिए। इसको क्या बोलते हैं दोस्तों, आप समझो, दिस इज व्हाट ऑब्जेक्टिव्स ऑफ मटेरियल कंट्रोल। मतलब द फॉलोइंग स्टेप्स हैव टू बी अंडरटेकन, देयर इज नो एफिशिएंसी एज रिगार्ड्स मटेरियल। मतलब एफिशिएंसी पे इफेक्ट नहीं आना चाहिए और आपको मटेरियल कंट्रोल करते रहना चाहिए। इंपॉर्टेंट दोस्तों एमसीक्यू, इसके एमसीक्यू बोल रहा, 5 मार्क का क्वेश्चन कभी भी बन सकता है इसके ऊपर। ठीक है, मैं अगर आपको लास्ट ईयर का कोई पेपर बताऊँ, लास्ट ईयर का कोई पेपर बताऊँ जो मैंने जो 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 जहाँ पर ये क्वेश्चन आया हुआ है, ठीक है, अभी तो फिलहाल दिख नहीं रहा, एक सेकंड में अगर देखूँ तो दिसंबर 23 के पेपर में था। जो 8 क्वेश्चन है ना दोस्तों, 8 क्वेश्चन में है ना, 8 क्वेश्चन में रहता है, लेकिन अभी नहीं दिख रहा कौन से पेपर में, लेकिन मेरी बात मानो थियरी क्वेश्चन आते हैं इसके अंदर से। ठीक है, तो ऑब्जेक्टिव्स ऑफ मटेरियल कंट्रोल कैन बी अ ऑप्शन। अब आ जाओ, मटेरियल कंट्रोल आपको धुंधला धुंधला समझ गया कि क्या क्या रहेगा मटेरियल कंट्रोल। आ जाओ, मटेरियल कंट्रोल, सिंस मटेरियल कंट्रोल comprises a significant portion of the total cost, it requires control. The two important aspects of material control to ensure smooth flow of production without interruption. मटेरियल आपके पास ऐसा रहना चाहिए कि आपको विदाउट इंटरप्शन आपका फ्लो चलते रहना चाहिए। ऐसा नहीं कि मटेरियल खत्म हो गया, अरे यार मटेरियल खत्म हो गया, अब अपने को, समझ रहे, ऐसा ऐसा क्या, ऐसा नहीं लगना चाहिए कभी भी एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम। नेक्स्ट, प्रिवेंशन ऑफ एक्सेस इन्वेस्टमेंट्स इन मटेरियल स्टॉक। ओवर स्टॉकिंग नहीं करना चाहिए, क्योंकि ओवर स्टॉक करने के लिए भी पैसा तो लगता ही है ना। अब आलू लेके आ रहे तो आलू सस्ता है, लेकिन समझो अपन मटेरियल लेके आ रहे, क्लॉथ लेके आ रहे, क्लॉथ तो महंगा आता ना, तो आपके पैसे कुछ जाएंगे ना, बुझ जाएंगे। ऐसा मतलब पैसे इन्वेस्ट करना पड़ेगा ना अपने को, वो पैसे अभी अगर टाइमली अपन कहीं दूसरी जगह इन्वेस्ट कर सकते थे तो उधर से भी कमा सकते थे। तो ये 2 चीजें ध्यान रखो। और फिर अवेलेबिलिटी, ये सब है। अब अंदर पढ़ोगे ना तो वही जो मैंने हिंदी में पढ़ा है वही है। अब एक बार गो थ्रू कर लेना, ये आपके लिए होमवर्क है, ये पॉइंट्स गो थ्रू कर लेना आप लोग। ठीक है, अब इंपॉर्टेंस क्या है मटेरियल कंट्रोल, मटेरियल कंट्रोल जब से अपन कर रहे हैं इंपॉर्टेंस क्या है, सबसे पहले ऑप्टिमाइजेशन ऑफ मटेरियल कॉस्ट। ऑप्टिमाइजेशन मतलब क्या, आप लिख सकते हो ऑप्टिमाइजेशन मतलब बेस्ट यूज। तो अगर अपन मटेरियल कंट्रोल करेंगे ना अच्छे से तो डायरेक्टली अपन बेस्ट यूज ऑफ मटेरियल कॉस्ट कर पाएंगे। मतलब देखो ऑब्वियसली भाई कुर्ता बना रहे तो कपड़े के लिए तो खर्चा लगेंगे, लेकिन कपड़े के लिए अगर मटेरियल को कंट्रोल करके रखेंगे, जैसे ऊपर जैसे बताया था वो सब चेकलिस्ट अगर अपन हाँ बोलेंगे तो अपन कहीं ना कहीं क्या कर रहे हैं, बेस्ट यूज ऑफ मटेरियल कॉस्ट कर रहे हैं, मतलब मटेरियल कॉस्ट जो है ना उसका बेस्ट यूज कर रहे हैं। सेकंड, कंप्लीशन ऑफ ऑर्डर इन टाइम, मटेरियल कंट्रोल बराबर कर रहे हैं। डोसा वाला आया, आलू है, दे दिए, वरना क्या हो रहा भाई, अब 10 मिनट रुको, 10 मिनट रुको, 10 मिनट रुको, 10 मिनट रुको, आलू लेके आ रहा, आलू लेके आ रहा, छिल रहे, बना रहे, बेच रहे, कंप्लीशन हो रहा लेकिन इन टाइम में नहीं हो रहा। आप समझ रहे, कंप्लीशन ऑफ ऑर्डर इन टाइम में हो रहा, टाइम से थोड़ा ज्यादा लग रहा, क्योंकि प्रॉपर अवेलेबिलिटी ऑफ रॉ मटेरियल नहीं था। समझ रहे हो ना आप। नेक्स्ट, रिडक्शन इन वेस्टेज अगर कंट्रोल करेंगे तो, बस ये डब्बा भरने के लिए इन्होंने लिख दिया। लास्ट है मिनिमाइजिंग इंटरप्शन इन प्रोडक्शन प्रोसेस। जो प्रोडक्शन प्रोसेस रहता, लोगों को अगर मटेरियल अवेलेबल नहीं है तो वो प्रोडक्शन प्रोसेस क्या होगा, रुक जाएगा, तो वो इंटरप्शन हो जाएगा। वन एंड द सेम ऑप्टिमाइजेशन। एक्टिव पैसिव वाइज खेल रहे हैं लोग, क्योंकि इनको 4 मार्क का क्वेश्चन बनाना है, 4 पॉइंट लिखना जरूरी है, तो ये और ये पॉइंट तो सेम ही है ना भाई, थोड़ा स्लाइट डिफरेंस के साथ। तो इसी के साथ अपना ये मटेरियल कंट्रोल ये सब हो गया। अब अपन क्या करते हैं, एक चीज समझो, अपन ने इधर एक चीज पढ़ी थी, सर क्या पढ़ी थी, मटेरियल कंट्रोल में दो दो बातें अपन ने पढ़ा था, ओवर स्टॉकिंग नहीं करना चाहिए और आपके पास अवेलेबल रहना चाहिए। इसका मतलब क्या है आप समझो, दोस्तों पानी पीते रहो, पानी पीने से दिमाग चलते रहता, ठीक है, पानी कंटिन्यू पीते रहो। आप सुन भी रहे, मैं बोल रहा इसलिए मैं ज्यादा पी रहा, आप सुन रहे तो कम कम पियो लेकिन पानी पीते रहो। ठीक है, समझो एक चीज, मैंने बोला था ओवर स्टॉकिंग मत करना, मैंने बोला था अंडर स्टॉकिंग मत करना। ओवर स्टॉकिंग मत करना, अंडर स्टॉकिंग मत करना,
नो ओवर स्टॉकिंग एंड नो अंडर स्टॉकिंग अवेलेबल रहना चाहिए। इसका मतलब क्या है, फिर कंफ्यूज हो गए बच्चे, बोल रहे भाई आप बोल रहे ये नहीं करना, आप बोल रहे वो नहीं करना, करना है तो करना क्या, फिर किधर गया अपना करना, तो करना क्या, यस मतलब नो ओवर स्टॉकिंग। ओवर स्टॉक कब होता, जब अपन ऑर्डर करते हैं, लिखो मेरे साथ, नो ओवर स्टॉकिंग, हैंड राइटिंग ऐसी क्यों आ रही भाई, नो ओवर स्टॉकिंग, नो अंडर स्टॉकिंग। अंडर स्टॉकिंग करने से क्या क्या होगा और ओवर स्टॉकिंग करने से क्या क्या होगा आपको पता है। ओवर स्टॉकिंग कब होता, मेरे को एक बात बताओ, जब अपन ऑर्डर ज्यादा कर देते हैं। और अंडर स्टॉकिंग कब होता, जब अपन ऑर्डर कम करते हैं, मतलब अपना जितना रिक्वायर्ड है उससे कम कर रहे हैं, फिर वापस जब अपन ऑर्डर कर रहे हैं, भाई आने को भी तो 2 दिन लगेंगे ना। आप समझो, आज अपन ऑर्डर कर रहे हैं कोई चीज, तो आने को भी तो 2 दिन लगेंगे, तो इसलिए अपन क्या कर रहे हैं, स्टॉक पहले से मंगा के रख रहे हैं। तो कभी ज्यादा मंगा रहे तो ओवर स्टॉक हो रहा, कम मंगा रहे तो अंडर स्टॉक हो रहा। इसलिए एक कंसेप्ट आया मार्केट में, दैट इज कि भाई ऑर्डर अपन सही क्वांटिटी में करेंगे, मतलब ऑर्डर इन, ऐसा लिख सकते हैं आप, ऑर्डर इन राइट क्वांटिटी, ऑर्डर इन राइट क्वांटिटी। और इसको क्या बोलते हैं, अब ये देखो ऑर्डर इन राइट क्वांटिटी रहेगा ना, इसका मतलब क्या है, ओवर स्टॉकिंग का लफड़ा नहीं, अंडर स्टॉकिंग का लफड़ा नहीं। इधर अपन क्या कर रहे हैं, ऑर्डर ज्यादा कर रहे हैं, इधर अपन क्या कर रहे हैं, ऑर्डर कम कर रहे हैं, तो इधर अपन क्या करेंगे, ऑर्डर एकदम सही करेंगे, एकदम बिल्कुल 100% सही। तो आप समझ रहे, देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन ओवर स्टॉकिंग एंड अंडर स्टॉकिंग। यहाँ पर क्या कर रहे हैं अपन, राइट क्वांटिटी में ऑर्डर कर रहे हैं। तो इसका नाम क्या है दोस्तों, इन्होंने इसका नाम दिया EOQ, दिस इज नथिंग बट, देखो यहां पर इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी, इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी, इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी नामक एक कंसेप्ट आया। सर कंसेप्ट क्यों आया, इसके पीछे आपको रीजन समझा, कि पहले ये तकलीफ हो रही थी, कि पहले ये हो रहा था वो हो रहा था, अब इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी से क्या हो गया, परफेक्ट हो गया, कि भाई नई मटेरियल अब ज्यादा नहीं मंगा सकते अपन, ओवर स्टॉक नहीं होगा, कम नहीं मंगा सकते, अंडर स्टॉक नहीं होगा। तो समझ रहे हैं, डिफरेंस समझ गए आपको। पहले तो समझ लो ईओक्यू आया क्यों, अगर अब ईओक्यू आया क्यों आपको समझ गया, तो अब ईओक्यू क्या है, कैसे अपन राइट क्वांटिटी पे जा सकते हैं, अब अपन उसके ऊपर बात करते हैं। तो सबसे पहले देखो इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी, इसका मतलब क्या है, कि अज्यूमिंग कि मैं, ठीक है, मैं क्या कर रहा, प्रोडक्शन कर रहा, कुर्ता बना रहा, कुर्ता, मैं को कुर्ता बनाने के लिए एनुअली, एनुअली मैं ना 10,000 पीसेस ऑफ कुर्ता बना था, 10,000 यूनिट्स, ठीक है, 10,000 यूनिट्स ऑफ कुर्ता बना था, उसके लिए मुझे 2 यूनिट्स ऑफ रॉ मटेरियल लगता, मतलब इन टोटल आप समझ लो, मेरे को अगर 10,000 कुर्ते बनाने के, 10,000 कुर्ते, या लड़की आप ये समझ सकते कि मुझे 10,000 घाघरे बनाने हैं, तो मुझे 20,000 यूनिट्स ऑफ क्या लगेगा, क्लॉथ लगेगा, साल भर में, साल भर में टोटल अपने को इतना लगेगा। अब ये एग्जांपल आप कहीं भी यूज कर सकते हैं, अगर आपको रेस्टोरेंट के एग्जांपल से यूज करना है तो आप समझो कि मैं इतने प्लेट डोसा बेचने वाला हूं, तो मुझे आलू कितना लगने वाला है, आपको ये सोचना है, ठीक है। मैं अगर कार बनाने वाला हूं, तो मैं 100 कार बेचने वाला हूं, मान लो 1 महीने में या 1 साल में, जित टाइम पीरियड मैटर नहीं करता, मैं अगर 100 कार बेचने वाला हूँ 1 साल में, 1,000 कार बेचने वाला हूँ, तो मेरे को रॉ मटेरियल कितना लगने वाला है टोटल साल में, 1 साल में कितना लगने वाला है। अब मुझे एक बात बताओ, मैं 20,000 क्या कर रहे, कुर्ते बेच रहे, तो मैं 10,000 कुर्ते बेच रहे, उसके लिए मुझे 20,000 यूनिट्स ऑफ रॉ मटेरियल चाहिए। तो मुझे एक बात बताओ, मैं डायरेक्टली पूरा का पूरा 20,000 पहले ही दिन पे मंगा लूँ क्या, अगर सर आप पहले ही दिन पूरा 20,000 क्लॉथ मंगा लोगे, तो होगा क्या, ओवर स्टॉकिंग हो जाएंगे, समझ रहे आप, ओवर स्टॉकिंग हो जाएंगी। ओवर स्टॉकिंग मतलब क्या, अब ये कुर्ते को अपन करेंगे क्या, क्योंकि सर आप मेरे को एक बात बताओ, ये 10,000 कुर्ते ओवरऑल बिकने वाले हैं, मतलब जनवरी में कुछ जाएंगे, फरवरी में कुछ, मार्च में कुछ, अप्रैल में कुछ, मालूम पड़ा मार्च के बाद ट्रेंड ही चेंज हो गया, कुर्ते पहन ही नहीं रहे, अब मोदी जी आ गए, मोदी कोट ही पहन रहे बच्चे। तो मुझे एक बात बताओ, ये 20,000 वेस्ट हो जाएगा अपना, क्योंकि अब ये क्लॉथ से कुछ कर ही नहीं सकते अपन, प्रोवाइडेड अपन उससे मोदी कोट नहीं बना सकते, मेरा वो एजम्पशन है। तो आप समझ रहे, अपन डायरेक्टली पूरा का पूरा नहीं मंगा सकते, अभी अपने को जितना रिक्वायर्ड है उतना मंगाना चाहिए। तो अपन ने क्या किया, अपना ये जो मटेरियल है ना भाई, दुबई से आता, दुबई से, ठीक है, अब ऐसा काम थोड़ा ऐसा बड़ा है, अपना काम है, तो अपना दुबई से मटेरियल आ रहा, तो अब क्या हो रहा, बार बार अपने को ऑर्डर करने के लिए दुबई जाना पड़ रहा। तो आप समझो, एक मटेरियल के पीछे कॉस्ट कितने हैं, सबसे पहले तो कॉस्ट है मटेरियल, कॉस्ट के पीछे
आप समझो कितने कॉस्ट है। सबसे पहला कॉस्ट एक्चुअल बाइंग कॉस्ट, मतलब मुझे बाई करने के लिए, अब मुझे मान लो क्या, मुझे कपड़ा बाई करना है तो मुझे 5,000 समझो टोटल 20,000 यूनिट चाहिए, लेकिन मैं क्या सोच रहा अभी के लिए 2,000 यूनिट मंगा लेता। तो मुझे जब 2,000 यूनिट मंगाना है तो एक्चुअल मटेरियल कॉस्ट चाहिए, तो मुझे 2,000 रुपये 2,000 यूनिट्स, तो दिस इज नथिंग बट बाइंग कॉस्ट। इसको क्या बोलते हैं अपन, बाइंग कॉस्ट। मटेरियल को बाई कर रहे हैं तो 2,000 यूनिट इंटू समझ लो वो 20 रुपये का आ रहा, तो अपने कितने हो गए ये 40,000 रुपये लग गए। सबसे पहला कॉस्ट ये। सेकंड नंबर कॉस्ट आप समझो, बाइंग कॉस्ट के बाद एक चीज मुझे बताओ, बाइंग कॉस्ट के बाद उसको वो मटेरियल आ गया करेक्ट क्वांटिटी में भी आ गया, तो अपन एक ही दिन में उसको यूज कर लेंगे क्या। आप समझो मैंने 2,000 यूनिट मंगाया, दिस इज करेक्ट क्वांटिटी, ठीक है। ये दिस इज नॉट ओवर स्टॉकिंग, दिस इज नॉट अंडर स्टॉकिंग। मुझे बताओ कि इसको स्टोर भी तो करना पड़ेगा ना, स्टोर करना पड़ेगा। आपको समझ रहा कि मटेरियल एक बार आ गया तो उसको स्टोर करना पड़ेगा। जी हाँ सर, क्योंकि 2,000 का 2,000 मैं 3 महीने में यूज करने वाला हूँ, मतलब ये 2 महीने में यूज करने वाला हूँ, तो जब तक मैं 2 महीने तो इसको कहीं ना कहीं रखना पड़ेगा, ठीक है। इसका मतलब क्या है समझो, मुझे इसको कैरी करने का कॉस्ट है, दैट इज नथिंग बट कैरिंग कॉस्ट। और लास्ट मैंने आपको क्या बोला, दुबई जाके ऑर्डर करना पड़ता है और ये लोग फोन पे ऑर्डर लेते नहीं, ठीक है। मैंने बोल दिया कि भाई हबीबी मुझे 2,000 ये लगती, तो वो बोलेगा तुम इधर आती और ऑर्डर देती, ठीक है। ये दुबई में तो नहीं चलती चल लैंग्वेज, कहीं भी चलती है आप समझ लो। तो वो दुबई वाले बोले तुम इधर आती और ऑर्डर देती, मैं बोला ठीक है मैं आती। अब मैं रेलवे स्टेशन जाती, वो बोलती कि ट्रेन नहीं चलती, फ्लाइट से जानी पड़ती, तब फ्लाइट से की टिकट है 2 लाख रुपए। मैं बोला अरे बाप रे बाप। इसका मतलब क्या है आप समझो, ये मटेरियल मंगाने के लिए अपने को ऑर्डर करने जाना पड़ रहा है, उसके लिए भी खर्चा आ रहा, ऑब्वियसली ये अपन कहाँ से रिकवर करेंगे, समझ रहे। तो इसका मतलब क्या है, दिस इज ऑर्डरिंग कॉस्ट। तो ऑर्डरिंग कॉस्ट कितना है दुबई जाके आने के लिए, 2 लाख ज्यादा हो गया, एक 50,000 पकड़ लेते अपन, हर ट्रिप पे 50,000 लग रहा। इसका मतलब क्या है आप समझो, अगर अपन 20,000 यूनिट्स ओवरऑल मंगा रहे हैं, अगर अपन 4 बार मंगाएंगे 5,000 5,000 5,000 5,000, तो ये 5,000 4 बार जा रहा, तो ऑर्डरिंग कॉस्ट इंटू 4 हो जाएगा साल भर का, आप समझ रहे। कैरिंग कॉस्ट, कैरिंग कॉस्ट अपन बाद में आते हैं, ऑर्डरिंग कॉस्ट आप समझो, अगर 4 बार अपन जाके ऑर्डर करें तो ऑर्डरिंग कॉस्ट कितना हो रहा है इंटू 4। अगर 20,000 मंगाना है 20,000 यूनिट्स, ठीक है, एक बार का आप 10,000 यूनिट्स, अब ये छोड़ दो, बार बार कंफ्यूज हो रहे होंगे आप। ये अब अगर 20,000 यूनिट मंगाना है अपने को एनुअली, 20,000 यूनिट अगर अपने को लग रहे, तो अगर अपन 10-10 हज़ार करके मंगाए तो 2 ही बार मंगाना पड़ रहा, 2 बार मंगाने से ऑर्डरिंग कॉस्ट क्या लग रही, 2 ही बार लग रही। तो आप समझो मेजर डिफरेंस समझो ये क्यों आया मार्केट में। एक बार अपन मंगा रहे 5,000 के लॉट में, 5,000 पर लॉट, और अपन मंगा रहे 10,000 पर लॉट। अब जब 5,000 पर लॉट मंगा रहे ना, तो अपने को 4 टाइम्स ऑर्डर करना पड़ रहा, क्योंकि 5,000 इंटू 4 20,000। लेकिन जब 10,000 मंगा रहे ना, अपने को 2 टाइम्स ही ऑर्डर करना पड़ रहा। सेकंड चीज, अब 4 टाइम्स ऑर्डर करने के लिए ऑर्डरिंग कॉस्ट कितनी है, व्हाट इज द ओसी, या व्हाट इज सिंपली ओ, 4 इंटू 50,000 विच इज नथिंग बट 2 लाख रुपीज। और व्हाट इज ओ इधर, 2 इंटू 50,000, मतलब डायरेक्टली 1 लाख रुपए, मतलब 1 लाख का प्रॉफिट। लेकिन आप समझो ऑर्डरिंग कॉस्ट तो ठीक है, कैरिंग कॉस्ट की बात करते, जब 5,000 यूनिट आएंगे तो उसको छोटा गोडाउन लगेगा, उसका रेंट कम लगेगा। लेकिन जब 10,000 यूनिट आएंगे तो उसको ज्यादा बड़ा, मतलब उसको रेंट, मतलब उसको कैरी करने का कॉस्ट ज्यादा लगेगा ना। आप समझो यहाँ पर ऑर्डरिंग कॉस्ट कम है, यहाँ पर सॉरी यहाँ पर ऑर्डरिंग कॉस्ट कम है, लेकिन यहाँ पर कैरिंग कॉस्ट ज्यादा रहेंगी, यहाँ पर कैरिंग कॉस्ट कम रहेंगी। लॉजिकली दिमाग लग रहा, 5,000 यूनिट आएंगे ना तो उसको कैरी करने का कॉस्ट, मतलब उसको रखने का कॉस्ट कम है, लेकिन जब 10,000 यूनिट आएंगे ना तो उसको रखने का कॉस्ट ज्यादा है ना। तो कहीं ना कहीं अपने को क्या चाहिए कि ऐसा देखो यहाँ पर दिस इज कॉस्ट फिक्स, दिस कॉस्ट इज फिक्स्ड, ये फिक्स्ड है, ये दोनों ही वेरे वेरे होते रहते। तो अपने को ऐसी क्वांटिटी फिक्स करनी है जहां कॉस्ट सबसे मिनिमम हो। टोटल कॉस्ट कंसिस्ट ऑफ बाइंग कॉस्ट, कैरिंग कॉस्ट, ऑर्डरिंग कॉस्ट इन टर्म्स ऑफ मटेरियल। आप समझ रहे कॉस्ट शीट में मटेरियल, लेबर, ओवरहेड इतने हैं, तो मटेरियल में 3 कॉस्ट है। समझ रहे हो ना कितना डीप में पढ़ने वाले अपन। तो एट द एंड ऑफ द क्लास आपको ऐसा लगेगा कि भाई मेरे को कितना कुछ आता।
और ये तो कॉस्टिंग में अपने को इंटर में ऐसा लगेगा, तो फाइनल का जब आप पढ़ लोगे ना फिर तो आप एकदम ऐसा एकदम कॉन्फिडेंस ऐसा रहता है। और कॉस्टिंग में आपको पता रहा, कॉस्टिंग में अगर आपको मजा आ रहा है और अगर आपको कॉस्टिंग में ही बाद में काम करना है तो उसके लिए अच्छा एक्सपीरियंस, अच्छा प्रैक्टिकल नॉलेज जरूरी है। तो मैं जो भी एग्जांपल्स आपको दे रहता हूँ ना, तो आप ये कहीं ना कहीं लिख के रख लिया करो कि हाँ भाई ये कंसेप्ट इससे लिंक। वो डायरेक्टली आपको पूछेगा कि मटेरियल कॉस्ट कितना है, मटेरियल कॉस्ट में है ना कौन से कॉस्ट आते हैं, उसको कैसे चेंज होते हैं, तो आपको मालूम रहने को ना कि कैरिंग कॉस्ट और ऑर्डरिंग कॉस्ट का क्या तरीका रहता है। तो यहाँ पर कितना है कैसा है आपको समझो। अगर अपन 500 क्वांटिटी मंगा रहे हैं उसका ऑर्डरिंग कॉस्ट और कैरिंग कॉस्ट अलग रहेगा। अगर अपन 5000 क्वांटिटी मंगा रहे हैं उसका कैरिंग कॉस्ट और ऑर्डरिंग कॉस्ट अलग रहेगा। तो अपने को एग्जैक्ट वो क्वांटिटी चूज करनी है जिससे ऑर्डरिंग कॉस्ट कैरिंग कॉस्ट मिनिमम रहे। उससे एक भी ज्यादा कर रहे हैं तो ज्यादा आ रहा, उससे एक भी कम कर रहे तो ज्यादा आ रहा। वो आपको एग्जाम्पल में समझेंगे अभी। ठीक है दोस्तों, तो आपको अभी तक ये समझो। अब सर कैरिंग कॉस्ट कैसे निकालेंगे? मटेरियल कॉस्ट तो आपने हमको मटेरियल कॉस्ट बता दिया, कैरिंग कॉस्ट कैसे निकालेंगे? कैरिंग कॉस्ट कैसे निकालेंगे बहुत इजी, आप समझो। कैरिंग कॉस्ट का ये लोग हमेशा कैरिंग कॉस्ट के लिए ना क्या रहता, एक नोट लिख लो। कैरिंग कॉस्ट इज नथिंग बट, इसको हमेशा यह ध्यान रखो, दिस इज कैरिंग कॉस्ट पर यूनिट पर एनम। इसका मतलब क्या है? पर यूनिट पर एनम। पर ईयर लिख देते, एनम पता नहीं उड़ क्यों जा रही है। कैरिंग कॉस्ट पर यूनिट पर एनम, पर ईयर। मतलब अगर मैं 5000 यूनिट्स मंगा रहा तो इस ये 5000 यूनिट्स, तो पर यूनिट का खर्चा लेंगे अपन, पर यूनिट का खर्चा। पहले सबसे पहले कैरिंग, यहाँ पर तो टोटल कैरिंग कॉस्ट लेंगे, आप समझो। यहाँ पर ऑब्वियसली टोटल कैरिंग कॉस्ट लेंगे, लेकिन अपन पर यूनिट कैरिंग कॉस्ट पर यूनिट पर एनम निकालेंगे, फिर इंटू टोटल कर देंगे। ठीक है, अब वो कैसे निकालते हैं, जितने भी यूनिट से। और अक्सर ये कैसा दिया रहता बताया क्या, कि दिस इज 20% ऑफ कॉस्ट, कैरिंग कॉस्ट एग्जाम्पल ऐसा देता, 20% ऑफ कॉस्ट या 8% ऑफ इन्वेंट्री ऐसा देगा। इसका मतलब क्या है, अगर मान लो कैरिंग कॉस्ट पर यूनिट है 25 रुपए जो अपन दुबई से मंगा रहे हैं, इंटू 20% इज द कैरिंग कॉस्ट पर यूनिट, दिस इज नथिंग बट 5। 8% 100 रुपए का कोई कॉस्ट है, 8% इज द कैरिंग कॉस्ट। ये देंगे, ऐसे लाइन देंगे आपको कैरिंग कॉस्ट, या डायरेक्टली दे देंगे कि 2 रुपए पर यूनिट आपको कॉस्ट लगने वाला है। एक तो डायरेक्टली ये दे देंगे, नहीं तो वो क्या करेगा, जो भी कॉस्ट प्राइस है उसका परसेंटेज देगा। तो यहाँ पर आपको 8% निकाल के आपको क्या करना पड़ेगा, 8 रुपीज। तो 8 इज द कैरिंग कॉस्ट पर यूनिट पर एनम। ये होगी फर्स्ट पॉइंट। सेकंड, टोटल कैरिंग कॉस्ट निकालेंगे तो ये इंटू टोटल नंबर ऑफ यूनिट्स कर देंगे। थर्ड एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, यहाँ पर लिख दो इंपॉर्टेंट। और आप एक चीज समझो, जब अपन 20,000 यूनिट्स है, अपन मान लो 2 बार मंगा रहे, ठीक, तो अपन पहले 10,000 मंगा रहे और बाद में 10,000 मंगा रहे। ठीक है, अब जब 10,000 आ गए, ये गोडाउन है, ठीक है, ये जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल मई जून, और सेम यहाँ पर आप समझ लेना। अब जनवरी में उसके पास 10,000 यूनिट्स रहेंगे, या आप समझ लो जनवरी में जितनी यूज़ करा उसके पास बचे 8,000 यूनिट। उसके बाद फरवरी में उसके पास बचे 6,000, उसके बाद 4,500 बचे, उसके बाद 3,000 बचे, उसके बाद तो 1,000 ही बचे, और लास्ट में जून में क्या हो गया, उसके पास 0 बचे। तो वापस अपन ने ऑर्डर कर लिया तो वापस ये रिफिल हो गया 10,000 या 9,000 पकड़ लो, जून में यूज़ किया होगा ना 9,000, तो वापस ये 0 तक। इसका मतलब आप समझो इन्वेंट्री, ये गोडाउन है, ये क्या है, ये गोडाउन है ना। गोडाउन में आप समझो पहले ज्यादा मटेरियल था, एट द एंड ऑफ द 6 मंथ आते आते मटेरियल हो गया 0। आपने को एक बात बताओ, कैरिंग कॉस्ट करने का, अगर मेरे पास जब ज्यादा मटेरियल रहेगा तो मैं ज्यादा स्पेस लूंगा, लेकिन मेरे पास मटेरियल कम हो गए तो मेरा कॉस्ट भी कम होना चाहिए। मटेरियल कम, कॉस्ट कम, कॉस्ट कम, कॉस्ट कम। और लास्ट मंथ में जब मेरे पास मटेरियल नहीं है, 0 है, जब तक दूसरा मटेरियल नहीं आता, तो मेरे को पास 0, मतलब मेरे पास कैरिंग कॉस्ट लगने को ही नहीं होना ना। जब आप समझ रहे, यहाँ पर कैरिंग कॉस्ट ज्यादा, कम 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 0 लगने को ना, आप समझ रहे, वापिस कैरिंग कॉस्ट ज्यादा, फिर कम 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 0। ये चीज आपको समझी कि जो अपन रेंट ले रहे, नहीं ना सर आप जो रेंट लोगे, अब कुछ लोग क्या बोलेंगे, सर आपने एक कमरा ले लिया, आप उसमें 10,000 डालो या 1,000 डालो, रेंट तो रेंट लगेगा ना। लेकिन बड़े बड़े लोग है ना ऐसा नहीं सोचते,
बड़े बड़े लोग है ना जगह पे खेलते हैं। मतलब अगर अगर मान लो, मैं एग्जांपल दे रहा हूँ आपको, इतनी बड़ी जगह है तो ये लोग जगह पे रेंट पे ले लेते हैं। पहले मान लो, एग्जांपल दे रहा हूं, मैं इतनी जगह यूज कर रहा जितना मेरा हाथ है, ठीक है, मैं इतनी जगह यूज कर रहा, तो इतनी जगह मैं है ना सबलेट कर देता किसी और को। सबलेट एज इन मैं बोलता कि भाई मेरे को है ना इतनी जगह काम की नहीं है, आप यूज कर लो, तो इसका मुझे रेंट मिल जाता था। फिर उसके बाद अगर मान लो मेरा मटेरियल कम हो गया और मेरे को जगह इतनी लगी जितना मेरा हाथ है अभी, ठीक है, अब जब मेरे को जगह इतनी लग रही तो मैं इतना और किसी को देखी इस पे कमा सकता ना। इसका मतलब क्या है, आप समझो ये चीज जरूरी है कि मटेरियल जब कम कम होते जा रहा तो मेरा कैरिंग कॉस्ट भी कम होना चाहिए। इसलिए उन्होंने क्या बोला, अलग अलग निकालने से अच्छा आप क्या करो, एवरेज इन्वेंट्री लिया करो। मैंने क्या बोला, एक वर्ड एवरेज इन्वेंट्री। यहाँ पर कितना था मटेरियल, 10,000 का था स्टार्टिंग डे पे, और एंड डे पे कितना था, 0। तो आप क्या करो, नहीं आपका 10,000 नहीं मेरा 10,000, और एकदम डिटेल में नहीं जाते, किचकिट नहीं करते, अपन क्या करते हैं यहाँ पर एवरेज इन्वेंट्री लेंगे। एवरेज इन्वेंट्री, सर एवरेज इन्वेंट्री कैसे निकालेंगे अपन, एवरेज इन्वेंट्री निकालेंगे 0 प्लस 10,000 डिवाइडेड बाई 2, दैट इज नथिंग बट 5,000 यूनिट्स पे अपन कैरिंग कॉस्ट लगाएंगे। अगर उसने बोला कैरिंग कॉस्ट पर यूनिट इज 5 रुपीज, तो अपन 10,000 यूनिट्स भी मंगा रहे, लेकिन अपन 10,000 इंटू 5 नहीं करेंगे, 10,000 प्लस 0 का एवरेज लेंगे अपन डिवाइड बाई 2 इंटू 5 रुपीज करेंगे। आपको समझ रहा, क्यों कैरिंग कॉस्ट में एवरेज इन्वेंट्री ले रहा, आपको समझा गया, ठीक है सर, ये चीज समझ गई, ये बहुत इंपॉर्टेंट थी। बाकी इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी अब अपन सीखेंगे कि एग्जैक्ट क्वांटिटी कितना निकालते हैं। अपन ने अभी क्या सीख लिया कि भाई मटेरियल कॉस्ट टोटल में कितना रहता है, टोटल कॉस्ट कितना रहेगा, अपन ने सीखा बाइंग कॉस्ट प्लस ऑर्डरिंग कॉस्ट प्लस कैरिंग कॉस्ट। लेकिन जिसके लिए अपन ये टॉपिक पे आए थे उस टॉपिक से तो अपन आए नहीं अभी तक। तो सर आप हमको बताओ कि एग्जैक्ट इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी क्या रहेंगी, एग्जैक्ट इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी क्या रहेंगी। आपको EOQ लिखना है, मैं ये लिख रहा, ठीक है। तो इसका एक फॉर्मूला है, बेसिकली द फॉर्मूला इज अंडर रूट 2AO/C। सर व्हाट इज ए, सर ए क्या है इसके अंदर बताइए क्या, आपको मैंने बता दिया ऑलरेडी, ऊपर बता दिया, बस आपको नामकरण जानना है। ए इज एनुअल डिमांड, एनुअल डिमांड या कंजम्पशन, या कंजम्पशन मतलब एनुअली मैं कितना कंज्यूम करने वाला हूं, या एनुअली बच्चों मतलब कितनी डिमांड है। सर ओ इज ऑर्डरिंग कॉस्ट, ओ इज ऑर्डरिंग कॉस्ट। सर व्हाट इज सी, तो यहाँ पर देखो इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी निकाल रहे हैं अपन, टोटल नहीं निकाल रहे, तो ये ऑर्डरिंग कॉस्ट पर ऑर्डर आएगा, ठीक है। मतलब एक ऑर्डर करने पे कितना ऑर्डरिंग कॉस्ट लग रहा, ये अपन अभी क्वांटिटी निकाल रहे हैं, टोटल कॉस्ट नहीं निकाल रहे, तो यहाँ पर टोटल का खर्चा नहीं आएगा। और लास्ट नेक्स्ट कैरिंग कॉस्ट, कैरिंग कॉस्ट बताओ पर यूनिट पर एनम, समझ गए, यहाँ पर एनम लिख दिया भाई। तो व्हाट इज एन AOC, AOC इंपॉर्टेंट है, अंडर रूट 2AO/C। सर ये डिराइव कैसे हुआ, ये डिरिवेशन आपके एग्जाम में है ही नहीं और आपको जरूरत भी नहीं है, क्योंकि डेरिवेटिव्स एंड ऑल कैलकुलस जो आपने फाउंडेशन में छोड़ के आया ना, बस उससे ही करके इन्होंने फॉर्मूला निकाला अपने को एग्जाम में, अब एग्जाम के लिए अपने को जरूरत नहीं है। तो आप समझो 2AO/C, व्हाट इज ए एनुअल डिमांड, व्हाट इज ओ ऑर्डरिंग कॉस्ट पर ऑर्डर, मतलब एक ऑर्डर करने के लिए अपने को कितना ऑर्डरिंग कॉस्ट लग रहा है वो अपने को दिया रहेगा। एंड व्हाट इज सी कैरिंग कॉस्ट पर यूनिट पर एनम। तो अपन जब इसको यहाँ सब्स्टिट्यूट करेंगे और अंडर रूट करेंगे तो अपना EOQ आ जाएगा, दैट इज नथिंग बट इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी। आपको समझ रहा, यस सर। आ जाओ क्वेश्चन नंबर 1 पे आ जाओ। व्हाट इज क्वेश्चन नंबर 1, क्या बोलता है क्वेश्चन नंबर 1, देखो, कैलकुलेट द इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी फ्रॉम द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन, ऑल्सो स्टेट द नंबर ऑफ ऑर्डर्स टू बी प्लेस्ड इन एन ईयर। ये नेक्स्ट क्वेश्चन है, अपन बाद में करेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन आ जाओ, सोचो आप क्या क्वेश्चन दिया है, कंजम्पशन ऑफ मटेरियल्स पर एनम 10,000। सर ये क्या बताना चाह रहा है, 10,000 केजीज क्या कंजम्पशन है, मतलब दिस इज नथिंग बट एनुअल डिमांड इतनी है। तो ये इसको अपन क्या किससे डिनोट करेंगे, सर इसको अपन बोलेंगे ए, दिस इज नथिंग बट ए। नेक्स्ट ऑर्डर प्लेसिंग कॉस्ट पर ऑर्डर, ऑर्डर प्लेसिंग कॉस्ट पर ऑर्डर मतलब क्या है, ऑर्डरिंग कॉस्ट है ये, पर ऑर्डर है तो ये क्या है सर ओ, समझ गए AO। नेक्स्ट क्या है, कैरिंग कॉस्ट के लिए अपने को डाटा चाहिए। आप देखो कॉस्ट पर केजी ऑफ रॉ मटेरियल इज ₹2, मतलब एक रॉ मटेरियल पढ़ने के लिए एक यूनिट, देखो कॉस्ट पर केजी ऑफ रॉ मटेरियल ₹2 है। स्टोरेज कॉस्ट देखो क्या दिया है, मैंने आपको बताया ना, स्टोरेज कॉस्ट इज नथिंग बट कैरिंग कॉस्ट, स्टोर करने के लिए जितना कॉस्ट लग रहा, कैरिंग कॉस्ट, स्टोर करने के लिए जितना कॉस्ट लगेगा भाई वही तो कैरिंग कॉस्ट रहेगा ना। तो कैरिंग कॉस्ट कितना है, 8% ऑन एवरेज इन्वेंट्री, एवरेज इन्वेंट्री 8% मतलब क्या है 2। अब आप समझ लो जब EOQ निकालते ना तो अपने को एवरेज इन्वेंट्री का
काम नहीं रहता, क्योंकि अपन जब ईओक्यू निकालते हैं तो अपन क्या करते हैं बताओ सर, अपन क्या करते हैं, कैरिंग कॉस्ट पर यूनिट पर एनम लेते, तो उसके बाद 10,000 यूनिट लो या 1,000 यूनिट लो, कैरिंग कॉस्ट पर यूनिट तो सेम ही आएंगे ना। लेकिन जब टोटल कॉस्ट निकालते, जब अपने को एवरेज इन्वेंट्री का ध्यान देना पड़ता, ये वाला एवरेज इन्वेंट्री का। लेकिन अगर कॉस्ट पर यूनिट निकाल रहे अपन, तो 10,000 यूनिट के लिए भी कॉस्ट पर यूनिट सेम रहेगा और 1 यूनिट के लिए भी कॉस्ट पर यूनिट सेम ही रहेगा। समझ रहे आप? देखो आप, स्टोरेज कॉस्ट है 8% ऑन एवरेज इन्वेंट्री, तो अभी सबसे पहले अपन ए निकालेंगे। सर ए क्या है, ए कितना है 10,000 kg। उसके बाद ओ कितना है सर, ओ है ₹50। और सी कितना है, अगर ए और सी आपको आ गया तो फिर तो आप यू क्यू निकाल सकते हैं आराम से। जी हाँ सर, सी कितना है सर 8% ऑन एवरेज इन्वेंट्री। 8% ऑफ मैंने क्या बोला, कैरिंग कॉस्ट पर यूनिट, 8% ऑन कॉस्ट देंगे, कॉस्ट के ऊपर 8% लगने वाले। तो कॉस्ट कितना है सर, ₹2 का एक मटेरियल का कॉस्ट है पर यूनिट ₹2, और उसको कैरी करने का कॉस्ट कितना है 8% है। तो 2 इंटू 8% दिस इज नथिंग बट, उठाओ कैलसी, 2 इंटू 8% दिस इज नथिंग बट 0.16। अब बस अपने पास जो ईओक्यू के लिए अपने को चाहिए वो मिल गया। यस सर, ईओक्यू का फॉर्मूला क्या है बताओ मेरे साथ, ईओक्यू इज √2AO/C विच इज नथिंग बट अंडर रूट, या सब्स्टिट्यूट करो 2 इंटू 10,000 इंटू ओ कितना है 50 कॉस्ट पर ऑर्डर डिवाइड बाई सी कितना है 0.16। आप समझ रहे? बस अब इसको सॉल्व करेंगे तो अपने को इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी मिल जाएंगी। आ जाओ इसको सॉल्व करो, 2 इंटू 10,000 इंटू पॉइंट, नहीं सर पॉइंट तो डिवाइड करेंगे, इंटू 50 डिवाइडेड बाई 0.16 कितना आ रहा 62,50,000 आ रहा क्या दो, 62,50,000 आ रहा अंडर रूट 62,50,000 विच इज इक्वल टू, उसका रूट कर दो दोस्तों तो ये आ गया 2,500 यूनिट्स। इसका मतलब क्या है, इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी कितनी है, मतलब 2,500 इज द ऑर्डर साइज इन विच द मटेरियल कॉस्ट विल बी लो। आप समझ रहे, 2,500 यूनिट्स ऐसे यूनिट्स है जहां पर टोटल कॉस्ट मिला के सबसे कम आएगा, ऑर्डरिंग कॉस्ट, बाइंग कॉस्ट और कैरिंग कॉस्ट, बाइंग कॉस्ट, ऑर्डरिंग कॉस्ट, कैरिंग कॉस्ट। समझ गए सर? व्हाट इज ईओक्यू, इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी, ऑर्डर करने का साइज। फॉर्मूला क्या था, √2AO/C। ए क्या है एनुअल डिमांड, ओ क्या है ऑर्डरिंग कॉस्ट, एंड सी क्या है कैरिंग कॉस्ट पर यूनिट पर एनम। तो सर कैरिंग कॉस्ट दिया है 8% ऑन एवरेज इन्वेंट्री, 8% ऑन इन्वेंट्री कॉस्ट। ऑब्वियसली इन्वेंट्री कितने रुपए की है, ₹2 की पर यूनिट, क्योंकि कैरिंग कॉस्ट पर यूनिट लगता है यहाँ पर, टोटल कॉस्ट नहीं निकाल रहे आप, समझो कैरिंग कॉस्ट पर यूनिट लग रहा, पर यूनिट सर ₹2 का, ₹2 कॉस्ट है, इंटू 8% इज द स्टोरेज कॉस्ट, 8 इंटू 2 इंटू 8%। सिंपल है। आ जाओ सेकंड क्वेश्चन क्या बोल रहे थे देखो यहाँ पर ही, ऑल्सो स्टेट द नंबर ऑफ ऑर्डर्स टू बी प्लेस्ड इन एन ईयर। आप समझो, आप मैं एक बात बताऊं, नंबर ऑफ ऑर्डर्स आप बताओ कितने रहेंगे एक साल में। सर इसमें अपन ऐसा लिख सकते हैं, दिस इज फर्स्ट, इसको मैं थोड़ा ऊपर कर दूं, नंबर ऑफ ऑर्डर्स टू बी प्लेस्ड इन एन ईयर। अब देखो अपने को ऑर्डर साइज कितनी है 2,500, टोटल कितने मंगाने हैं 10,000 गुड्स, 10,000 यूनिट्स मंगाने हैं। देखो ना ए 10,000 है ना, तो 10,000 यूनिट्स डिवाइडेड बाई, अगर अपन करेंगे 10,000 यूनिट्स ओवरऑल मंगाने हैं, डिवाइडेड बाई 2,500 यूनिट्स करेंगे, क्योंकि एक लॉट साइज में तो 2,500 यूनिट्स आएंगे। तो 10,000 डिवाइड बाई 2,500 इज इक्वल टू 4। समझ रहे, इसका मतलब क्या है, 4 टाइम्स अपन क्या कर रहे हैं, उसको ऑर्डर कर रहे हैं। इट इज 4 ऑर्डर्स पर ईयर, पर एनम लिख सकते हैं आप, 4 ऑर्डर पर ईयर, 4 ऑर्डर्स पर ईयर, 4 ऑर्डर्स पर ईयर। आपको समझा 2 मिनट, 2 मिनट इसको समझो कि क्या अपन ने किया, व्हाट इज ईओक्यू, क्या कैसे अपन ने ईओक्यू निकाला, इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी अपन ने कैसे निकाला, क्या 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 उसका फॉर्मूला था, √2AO/C। ए क्या था, ओ क्या था, सी क्या है, समझो आराम से। यहां पर ए एनुअल डिमांड है, ओ ऑर्डरिंग कॉस्ट पर ऑर्डर, और सी क्या है कैरिंग कॉस्ट पर यूनिट पर एनम। टोटल कॉस्ट में आपको बता रहा, दिस इज ईओक्यू जब निकाल रहे हैं अपन पर यूनिट पर ऑर्डर की बात कर रहे हैं, तो टोटल कॉस्ट निकालेंगे, बस इसको ही मल्टीप्लाई कर देंगे नंबर ऑफ यूनिट्स के साथ। ठीक है,
देख लो क्वेश्चन अपन ने क्या किया, फटाफट चेक कर लो, क्रॉस चेक कर लो। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 पे आ जाओ। ये आपको मटेरियल दोस्तों कहाँ मिलेगा, मैंने आपको बताया एकत्वम फॉर सीएम एक है टेलीग्राम चैनल है, उसके ऊपर मिलेगा, ठीक है, उस टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेना, ये मटेरियल आपको मिल जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 क्या होता है देखो, द एवरेज एनुअल कंजम्पशन ऑफ अ मटेरियल इज 18,250 यूनिट्स। मतलब टोटल कंजम्पशन कितने करने वाले अपन, 18,250 यूनिट्स अपन एवरेज कंजम्पशन करने वाले साल भर का। तो ये क्या है दोस्तों बताओ, ये ऑटोमेटिकली आपको समझो, दिस इज नथिंग बट ए 18,250 यूनिट्स अपन क्या करने वाले हैं, एनुअली कंज्यूम करने वाले हैं एट द प्राइस ऑफ 36.50 पर यूनिट। ये क्या है सर, सेलिंग प्राइस है, मतलब कॉस्ट कॉस्ट है अपने लिए कि अपन एवरेज कंजम्पशन करने वाले हैं इतने यूनिट्स का, जो जिसकी प्राइस इतनी है, मतलब अगर अपन बाई करने जाएंगे तो अपने को इतने पैसे लगेंगे, ठीक है सर, याद आ गया। नेक्स्ट, द स्टोरेज इज 20% ऑफ द एवरेज इन्वेंट्री। मतलब क्या है स्टोरेज, मतलब क्या है, कैरिंग कॉस्ट। कैरिंग कॉस्ट क्या है, 20% ऑफ एवरेज इन्वेंट्री। अब समझो 20% ऑफ, अब सबसे पहले कैरिंग कॉस्ट पर यूनिट पर एनम निकाल देंगे। 20% ऑफ कैरिंग कॉस्ट पर यूनिट, पर यूनिट का प्राइस कितना है 36.50 दिया है, तो 20% ऑफ 36.50 इज व्हाट, कैरिंग कॉस्ट पर यूनिट पर एनम, दिस इज 7.3। आपको समझ गया, मतलब मैं जो वो क्लॉथ मंगा रहा उसका कॉस्ट है 36.50, उसको मेरे को स्टोर करने के लिए यहाँ पर, इसको यहाँ पर स्टोर करने के लिए क्लियरली बोला है कि वो 20% ऑफ द कॉस्ट लगेगा, 20% ऑफ क्या 36.50, क्लियर है। नेक्स्ट, एंड द कॉस्ट ऑफ प्लेसिंग एन ऑर्डर इज ₹50। इसका मतलब क्या है, ऑर्डरिंग कॉस्ट कितनी है, ₹50 पर ऑर्डर। हाउ मच क्वांटिटी इज टू बी परचेज, दोस्तों देखो हाउ मच क्वांटिटी इज टू बी परचेज एट ए टाइम, मतलब वो देखो आप समझो, अगर अपन ज्यादा परचेस कर लेंगे ओवर स्टॉकिंग, कम परचेस कर लेंगे अंडर स्टॉकिंग, क्या परचेस कर, क्या क्वांटिटी में परचेस सही करना चाहिए, दैट इज नथिंग बट ईओक्यू। क्वेश्चन में वही पूछा देखो, हाउ मच क्वांटिटी इज टू बी परचेज एट ए टाइम, मतलब डायरेक्टली नहीं बोला कि आपको ईओक्यू निकालना है, लेकिन आपको क्वेश्चन की लैंग्वेज से आपको समझना पड़ेगा कि व्हाट इज द अमाउंट ऑफ क्वांटिटी टू बी परचेस एट द टाइम, मतलब वो ईओक्यू निकालने को बोल रहा। सर ए ओ सी तीनों आ गया, आ जाओ ईओक्यू निकाल लेंगे, √2AO/C सब्स्टिट्यूट करो, √2 इंटू ए कितना है 18,250 इंटू ओ कितना है ऑर्डरिंग कॉस्ट 50 डिवाइडेड बाई 7.30, क्लियर, √ आ जाओ उठाओ कैलसी, 2 इंटू 18,250 इंटू 50 डिवाइडेड बाई 7.30 विच इज नथिंग बट √ के अंदर 2.5 लाख रुपए आ रहे हैं, इसका √ कर देंगे तो ये आएगा 500 यूनिट्स। बोलो दोस्तों क्लियर है क्या, व्हाट इज द इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी, मतलब व्हाट इज द अमाउंट ऑफ क्वांटिटी दैट नीड्स टू बी परचेज्ड एट ए टाइम, दैट इज ओनली 500, दैट इज ओनली एंड ओनली 500। आपको समझ रहा, यहाँ पर अभी तक अपन ने कंसेप्ट की बिना पढ़ लिए, अब आ जाओ अपन एक बार देख लेते हैं कि ईओक्यू क्या है, क्या बताना चाह रहा है, इसका ये भी पढ़ेंगे अपन। सबसे पहले ईओक्यू पे आ जाओ, ईओक्यू इज व्हाट, द साइज ऑफ द ऑर्डर फॉर विच द टोटल कॉस्ट ऑफ द मटेरियल इज मिनिमम। सर टोटल कॉस्ट क्या है, सबसे नीचे आ जाओ देखो, टोटल कॉस्ट ऑफ मटेरियल यूजुअली कंसिस्ट ऑफ बाइंग कॉस्ट, ऑर्डरिंग कॉस्ट एंड कैरिंग कॉस्ट, मतलब तीनों कॉस्ट को जोड़ने के बाद क्या आएगा, टोटल कॉस्ट आएगा, क्लियर है, बताओ। अब सर व्हाट इज ऑर्डरिंग कॉस्ट, व्हाट इज कैरिंग कॉस्ट, मैंने ऑलरेडी आपको बता दिया, फिर से एक बार गो थ्रू कर लेते। द कॉस्ट विच आर एसोसिएटेड विद ऑर्डरिंग ऑफ मटेरियल, ऑर्डर करने के लिए, इट इंक्लूड्स कॉस्ट ऑफ स्टाफ पोस्टेड फॉर ऑर्डरिंग ऑफ गुड्स, एक्सपेंसेस इनकर्ड ऑन ट्रांसपोर्टेशन, इंस्पेक्शन एक्सपेंसेस ऑफ इनकमिंग मटेरियल। मतलब क्या देखो, मैं थोड़ी बार बार दुबई जाके मटेरियल लेके आ सकता हूँ, तो मैंने क्या किया, मेरे मैनेजर को भेजा कि भाई तू जा दुबई लेके आ, मैनेजर की सैलरी ऑर्डरिंग कॉस्ट में आएंगी, जो 2 दिन वो जा रहा, मैनेजर का आने जाने का खर्चा पूरा उसमें आएगा। उसके बाद अब देखो एक बार गुड्स आ चुके, दुबई से गुड्स क्लॉथ आ गया, तो मेरे को एक बार उसको मटेरियल एक्सेप्ट करने से पहले इंस्पेक्ट तो करना पड़ेगा, इंस्पेक्टेशन देखना तो पड़ेगा कि हाँ भाई मटेरियल सही है क्या। आप समझो अगर मैंने एक्सेप्ट कर लिया और मटेरियल गंदा निकला तो, क्योंकि दुबई से आ रहा ना, तो इंस्पेक्शन जरूरी है, देखना जरूरी है कि मटेरियल सही है या नहीं है। उसके लिए क्या लगता है बताओ, वो भी ऑर्डरिंग कॉस्ट में आता। तो टोटल ऑर्डरिंग कॉस्ट इंक्लूड्स क्या, जो स्टाफ जा रहा उसकी आने जाने का ट्रांसपोर्टेशन खर्चा, और इंस्पेक्शन कॉस्ट भी आता। कई क्वेश्चन में कंफ्यूज कर सकता है, इंस्पेक्शन कॉस्ट भी इतना है और ऑर्डरिंग कॉस्ट इतना है, तो मतलब ट्रैवलिंग कॉस्ट इतना है, इंस्पेक्शन कॉस्ट इतना है, तो ऑर्डरिंग कॉस्ट में ये दोनों आ जाते हैं, समझ रहे हैं आप। कैरिंग कॉस्ट क्या देखो, द कॉस्ट ऑफ होल्डिंग द इन्वेंट्रीज, कॉस्ट फॉर होल्डिंग द इन्वेंट्रीज,
उसके बाद इट इंक्लूड्स कॉस्ट ऑफ कैपिटल इन्वेस्टेड, मैंने आपको बोला ओवर स्टॉकिंग कर देंगे तो भाई पैसा भी तो लगता ना ओवर स्टॉकिंग करने को, वो पैसा अपन कहीं और भी यूज कर सकते थे, तो कॉस्ट ऑफ कैपिटल अब ज़्यादा लग जाएगा। फिर कॉस्ट ऑफ स्टोरेज भी ज़्यादा है, ज़्यादा ज़्यादा माल रहेगा तो खराब होने के ज़्यादा चांसेस है, तो अपन इंश्योरेंस भी लगेगा, इंश्योरेंस कम पे भी लगता, ज़्यादा मटेरियल रहेगा तो ज़्यादा इस पे लग जाएगा। कैरिंग कॉस्ट ऑर्डरिंग कॉस्ट क्लियर है। आज अब एक चीज़ समझना, कुछ अजम्पशंस है जिस बेसिस के ऊपर अपन ईओक्यू को फॉलो कर सकते हैं, ऐसा नहीं कि ईओक्यू हमेशा फॉलो होगा। वो अजम्पशंस क्या है? ऑर्डरिंग कॉस्ट पर यूनिट, कैरिंग कॉस्ट पर यूनिट। अब अपने को मालूम है कि दुबई जाके आना और अगर कोई ऑर्डरिंग कॉस्ट पर यूनिट फिक्स्ड है और अपने को मालूम है कितना है, मतलब ऐसा नहीं कि हर ऑर्डर में चेंज हो रहा है, ऐसा नहीं, ये अपना अजम्पशन है कि ऑर्डरिंग कॉस्ट पर यूनिट अपने को मालूम है और फिक्स्ड है, पहला पॉइंट। सेकंड पॉइंट कैरिंग कॉस्ट, मतलब जो माल उधर से आ भी रहा ना उसको कैरी करने का भी जो खर्चा है वो फिक्स्ड है, मतलब साल भर में आज लो या एक साल के बाद लो खर्चा फिक्स्ड है। ये चीज रियल लाइफ में ये चीज पॉसिबल नहीं है, कभी रेंट ज्यादा रहता कभी रेंट कम रहता, आने जाने की जो टिकट्स रहती दुबई की कम ज्यादा होते रहती, तो वो कम ज्यादा हो सकता है। लेकिन ईओक्यू के मामले में ये एक अजम्पशन है कि आपको क्या समझना है, ईओक्यू के मामले में ये अजम्पशन है कि ये जो ऑर्डरिंग कॉस्ट और कैरिंग कॉस्ट है ना वो फिक्स्ड है। सेकंड अजम्पशन, देखो अपन ईओक्यू जब निकाल रहे ना तो अपन एनुअल क्वांटिटी सोच रहे कि अपन एनुअल डिमांड अपनी कितनी कंज्यूम, अपन कितना कंज्यूम कर पाएंगे वो सोच रहे हैं, तो ये एंटिसिपेटेड यूसेज है। आज मेरे को लग रहा है कि मेरे को 10,000 कुर्ते बनाने हैं तो 20,000 यूनिट लगेंगे, लेकिन मेरे को बाद में मालूम पड़ा कि भाई मेरा तो गणपति में ही इतना अच्छा सेल हो गया कि टोटल 15,000 चल जा रहे हैं, लेकिन फिर बाद में ईओक्यू आप चेंज नहीं कर सकते। तो ये एक है कि ईओक्यू इज एंटिसिपेटेड एंड इट्स सेम, वो अपन सेम रखेंगे। नेक्स्ट, कॉस्ट पर यूनिट ऑफ मटेरियल इज कांस्टेंट एंड इज नॉन वैल्यू, मतलब वही है जो अपन जो यूज कर रहे हैं ना, मतलब रॉ मटेरियल जो भी परचेस कर रहे हैं अपन उसका जो कॉस्ट पर यूनिट है वो सेम रहेगा, आप समझ रहे, वो सेम रहेगा, वो बता रहा हर ऑर्डर में। लेकिन एक्चुअल में आपको पता है कि आज अगर मैं कुर्ता मतलब मटेरियल परचेस करूँ तो आज मुझे कोई दूसरे भाव में मिल सकता और 3 महीने बाद उसका भाव चेंज हो सकता, लेकिन अपन यहाँ पर साल भर की बात कर रहे हैं, इसलिए अपने को वो अजम्पशन लेना जरूरी है कि कॉस्ट पर यूनिट चेंज नहीं होगा, तो ये अपन एक कंक्लूजन पे आ पाएंगे। बार बार अगर अपन कॉस्ट पर यूनिट चेंज करेंगे तो कैरिंग कॉस्ट पर यूनिट भी चेंज होगा, तो फिर वो फॉर्मूला बैठेगा कैसे भाई, समझ रहे आप। एंड लास्ट, द क्वांटिटी ऑफ मटेरियल ऑर्डर इज रिसीव्ड इमीडिएटली दैट इज लीड टाइम इज 0, मतलब दुबई गया ना बंदा, मतलब जिस दिन गया उसी दिन मटेरियल आ गया, आप ऐसा समझ लो, मतलब डिले नहीं हो सकता। अब ये पॉइंट है ना आपको 2-3 लेक्चर्स के बाद अच्छे से समझेगा कि डिले की बात अपन यहाँ पर क्यों कर रहे हैं। लेकिन आप मतलब आप ऐसा समझ लो कि अगर वो डोसा वाला जो है ना वो ब्लिंकिट जैसा सिस्टम है, समझ लो ईओक्यू का, मतलब ऑर्डर किया कि 10 मिनट में आ गया, लीड टाइम 0 है, मतलब शाकालाला की वो जो पेंसिल आती थी ना कि यहाँ पर ऑर्डर करे दुबई से मटेरियल आ गया, बस ईओक्यू का एक अजम्पशन है, इतने कुछ काम का नहीं अजम्पशन, बस कंसेप्ट को अच्छे से याद रखने के लिए समझो। ईओक्यू अपन क्यों निकाल रहे हैं, साल भर में जितना भी अपन पूरा टोटल क्वांटिटी यूज करने वाले हैं 10,000 यूनिट, लेकिन अपन एक साथ मंगाएंगे तो ओवर स्टॉक हो जाएगा, कम थोड़ा थोड़ा मंगाएंगे तो अंडर स्टॉक हो जाएगा, इसलिए अपन इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी मंगाते हैं, मतलब नहीं ज्यादा नहीं कम, इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी मंगाते हैं, वो क्या क्वांटिटी रहेंगी वही निकालते हैं अपन। ईओक्यू √2AO/C, A इज एनुअल कॉस्ट, सॉरी एनुअल डिमांड, O इज ऑर्डरिंग कॉस्ट एंड C इज कैरिंग कॉस्ट पर यूनिट पर एनम। सर फॉर्मूला कैसे आया, डेरिवेशन छोड़ दो, मैं आपको बता रहा, फुकट सिर दर्द है मेरा भी और आपका भी, ठीक है। तो ये अजम्पशंस के बाद ये फॉर्मूला है इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी का √2AO/C, वेयर दिस आपको मालूम है टोटल कॉस्ट ऑफ अ मटेरियल इज दिस। क्लियर है दोस्तों, समझ रहे आप, इसको आप गो थ्रू करो एक बार, तब आप समझो कि ये सही है क्या, पढ़ो इसको पूरा अच्छे से पढ़ो और समझो, मतलब ऑर्डरिंग कॉस्ट एक बार रिवाइज करो, ये रिवाइज करो, और क्वेश्चन नंबर 1 और 2 देखो, मैं घाई नहीं करना चाहता, आराम से देखो, फर्स्ट और सेकंड क्वेश्चन देखो आप, पूरा पढ़ो, क्या ए हो है, क्या ओ है, क्या सी है, फिर आप क्वेश्चन बैंक में भी आ जाओ। देखो आपको है ना क्वेश्चन बैंक ऐसे मिलने वाली है जहाँ पर सॉल्यूशंस ऑलरेडी रहेंगे, लेकिन एग्जाम क्लास में अपन पूरा सॉल्व करेंगे बाकायदा, बाकी आपको क्वेश्चन बैंक ऐसे मिलेंगी, कहा गया मैं, हाँ बाकी क्वेश्चन बैंक आपको ऐसे मिलेंगी तो आपके पास सॉल्यूशंस रहेंगे, और यहाँ पर रेफरेंस रहेगा कि क्वेश्चन नंबर 1 जो है ना स्टडी मटेरियल का है, स्टडी मैट का है,
स्टडी मैट और मॉडल क्वेश्चन पेपर जून 24 सेट 1 का पेपर है। तो ये ऐसा आपको मिलेगा, लेकिन एग्जाम अब अपन क्लास के लिए अपन सिर्फ क्वेश्चन क्वेश्चन फिर आंसर अपन डिस्कस करेंगे, ठीक है। अभी फिलहाल आप ये पढ़ लो और फिर क्वेश्चन नंबर 1 और 2 दोनों रिवाइज करो। 3 मिनट का मैं टाइम दे रहा आपको, 3 मिनट आपको ईमानदारी से क्या करना है, सिर्फ पढ़ना है, मतलब कंसेप्ट पढ़ो, फिर वो क्वेश्चन नंबर 1 और 2 वापस देखो। सर वापस क्यों देखना है, मैं आपको बता रहा ना, देख लो, क्योंकि पिछले 4 टाइम से ईओक्यू कंसेप्ट आया नहीं, तो हार्ड चांसेस है कि आए, और इसके बाद का जो 2-3 प्रॉब्लम है ना, उसके लिए अपना और अच्छा से कंसेप्ट होना जरूरी है। तो प्लीज आप एक बार कंसेप्ट देख लो, ठीक है। मैं यही हूँ, 3 मिनट का टाइम दे रहा आपको। करो 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 पढ़ाई जल्दी जल्दी, फटाफट। ये रिवाइज हुआ नहीं, क्वेश्चन बैंक पे चल जाओ, एक एक क्वेश्चन करो। व्हाट इज ए, व्हाट इज ओ, व्हाट इज सी, एक बार याद हो गया। 7 मार्क का इसके ऊपर, अभी जो अपन ने 2 क्वेश्चन किए ना, इसके ऊपर 7 मार्क का, बच्चों बच्चों सुनो, उसके ऊपर अगर 7 मार्क का क्वेश्चन नहीं भी जमा ना, मतलब नहीं भी आया, लेकिन 2 मार्क के एमसीक्यू तो 100% आएगा। व्हाट इज, मतलब ये जो सेकंड क्वेश्चन है ना, वही लैंग्वेज में आएगा। सेकंड क्वेश्चन की लैंग्वेज देखो आप, क्या थी, हाउ मच क्वांटिटी इज टू बी परचेज एट ए टाइम। ये एमसीक्यू का ही क्वेश्चन है, हाउ मच क्वांटिटी इज टू बी परचेज एट ए टाइम, ठीक है। करो। यस, अजम्पशंस याद नहीं करने आपको, सिर्फ पढ़ने के लिए पढ़े थे अपने, मतलब मालूम रहने को ना, क्यों ऐसे ऐसे याद नहीं करना है उसको कि ये अजम्पशंस एंड ऑल, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 1, ठीक है, क्लियर है। व्हाट इज ए, ओ, सी, ए क्या था, ओ क्या है, सी क्या है, क्लियर है। कैसे आपने इसको सॉल्व किया, फिर स्टेट द नंबर ऑफ ऑर्डर्स टू बी प्लेस्ड। सेकंड क्वेश्चन, ये सेलिंग प्राइस का ऐसे जैसा काम नहीं था, लेकिन कैरिंग कॉस्ट के लिए उसने बोला था कि 20% ऑफ एवरेज इन्वेंट्री। जब 20% ऑफ एवरेज इन्वेंट्री बोला है तो 20% ऑफ कॉस्ट, आप समझ रहे, 20% ऑफ कॉस्ट, तो उसके लिए दैट वॉज इंपॉर्टेंट। 20% ऑफ कॉस्ट, 20% ऑफ 36.50, ठीक है। इसमें सी आ गया तो अपना ई ओ क्यू जम गया। आ जाओ क्वेश्चन नंबर 3 पे, आ जाओ क्वेश्चन नंबर 3 पे आ जाओ, नहीं क्वेश्चन नंबर 3 इज होमवर्क, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 आपको कल क्लास के बाद में आपको कराऊंगा, कराऊंगा ऐसे मतलब सिर्फ मैं ऑडिट करूंगा, आपको ये घर से करके लाना है, ठीक है। बहुत इजी क्वेश्चन है, क्वेश्चन एक बार देख लो कि क्या जमता नहीं जमता। द एनुअल डिमांड दे दिया, इसको क्या बोलते हैं मैं नहीं बोलने वाला, आपको मालूम है इसको क्या बोलते हैं, एनुअल डिमांड दे दिया। द यूनिट कॉस्ट इज ₹6, मतलब समझ रहे ना क्या, किसकी कॉस्ट दी आप समझो। एंड द इन्वेंट्री कैरिंग चार्जेस इज 25% पर एनम, 25% पर एनम। तो कॉस्ट ऑफ कैरिंग, मतलब कैरिंग कॉस्ट करेंगे, कैरिंग कॉस्ट पर यूनिट पर एनम, तो 25% ऑफ क्या करना है आपको मालूम है, मैं नहीं बताने वाला। इफ द कॉस्ट ऑफ वन प्रोक्योरमेंट इज ₹150, तो वन प्रोक्योरमेंट मतलब क्या, एक ऑर्डर, प्रोक्योरमेंट मतलब क्या, ऑर्डर लेना, तो कॉस्ट ऑफ वन प्रोक्योरमेंट मतलब ऑर्डरिंग कॉस्ट कितनी है, 150 पर ऑर्डर, कॉस्ट ऑफ वन प्रोक्योरमेंट मतलब पर ऑर्डर 150 है। तो आपको ए ओ सी तीनों मिल गया। डिटरमाइन ईओ क्यू निकाल सकते हैं। सेकंड, ईओ क्यू का फॉर्मूला क्या है बताओ, √2 AO/C निकाल सकते हैं, ए बी ए ओ बी ए सी बी ए, डन। नेक्स्ट, नंबर ऑफ ऑर्डर्स पर ईयर, कितने ऑर्डर्स है पर ईयर, पर ईयर कितने ऑर्डर्स है बताओ, वो कैसा निकालेंगे सर, एनुअल डिमांड कितना है इतना, डिवाइडेड बाय ईओ क्यू, तो नंबर ऑफ ऑर्डर्स आ जाएंगे, जैसे ऊपर अपन ने फर्स्ट क्वेश्चन में किया था। क्लियर है बताओ, देखो लॉजिकली समझो आप। और लास्ट में टाइम बिटवीन टू कॉन्सिक्यूटिव ऑर्डर्स, ये इसमें आप दिमाग लगा के कर लो कि नंबर ऑफ ऑर्डर्स कितने मंगाने हैं, तो एक दो ऑर्डर के बीच में कितना टाइम लगेगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 होमवर्क है, कल करके आना याद से। क्वेश्चन नंबर 4 पे आ जाओ। क्वेश्चन नंबर 4 देखो, स्टडी मटेरियल का भी क्वेश्चन है एंड मॉडल क्वेश्चन पेपर जून 24 सेट 1 का भी है, 2 बार भी आया, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में भी आ सकता है, मतलब एग्जाम में भी आ सकता है आपके, तो आप इसको इंपॉर्टेंट काइंड ऑफ मार्क कर सकते हैं, इसको नहीं, इसको नेक्स्ट वाले को अपन इंपॉर्टेंट मार्क करेंगे। आ जाओ सबसे पहले, अनलिमिटेड बाइज इट्स एनुअल रिक्वायरमेंट ऑफ 36,000 यूनिट्स। एनुअल रिक्वायरमेंट ऑफ 36,000 यूनिट्स मतलब क्या, ए कितना है, 36,000 यूनिट्स है, इन 6 इंस्टॉलमेंट्स, ठीक है। ईच यूनिट इज ₹1 कॉस्ट, ₹1 है वो, ₹1, ईच यूनिट कॉस्ट ₹1,
एंड द ऑर्डरिंग कॉस्ट इज ₹25। तो ऑर्डरिंग कॉस्ट कितना है? 25 है। कैरिंग कॉस्ट कितना है? कैरिंग कॉस्ट कैसे निकालेंगे? ₹1 का कॉस्ट है इंटू द इन्वेंट्री कैरिंग कॉस्ट इज एस्टिमेटेड एज 20% ऑफ यूनिट वैल्यू। तो मतलब 1 इंटू 20% विच इज इक्वल टू 0.20। दोस्तों क्लियर है यहाँ तक? ₹1 इंटू 20% कैरिंग कॉस्ट। नेक्स्ट, एंड द टोटल एनुअल कॉस्ट ऑफ द एग्जिस्टिंग पॉलिसी। अपने को क्या फाइंड आउट करना है? टोटल एनुअल कॉस्ट ऑफ द एग्जिस्टिंग पॉलिसी। टोटल एनुअल कॉस्ट क्या रहेगा सर? टोटल कॉस्ट मतलब बाइंग कॉस्ट, ऑर्डरिंग कॉस्ट, कैरिंग कॉस्ट, तीनों मिला के। आ जाओ यहां पर लिखो आप, टोटल कॉस्ट क्या रहेगा बताओ? टोटल कॉस्ट में बाइंग कॉस्ट, ऑर्डरिंग कॉस्ट एंड थर्ड है, या थोड़ा अच्छे से लिख लेते हैं, मतलब एग्जाम में आपको कैसे लिखना पड़ेगा वैसा, कि टोटल कॉस्ट इज इक्वल टू सबसे पहला निकालना पड़ेगा बाइंग कॉस्ट। आप समझो बाइंग कॉस्ट कैसे निकलेगा? कितने यूनिट्स बाई कर रहे हैं अपन? 36,000 यूनिट्स इंटू कितना रुपए प्राइस है उसका? ₹1 प्राइस है। तो टोटल बाइंग कॉस्ट क्या रहेगा? 36,000 इंटू 1 विच इज 36,000 रुपीज। आपको समझा बाइंग कॉस्ट कैसे आया? क्लियर है? समझा? बोलो बोलो। नेक्स्ट, इसके अलावा बाइंग कॉस्ट के अलावा फिर ऑर्डरिंग कॉस्ट। सर ऑर्डरिंग कॉस्ट क्या रहेगा? सेकंड है ऑर्डरिंग कॉस्ट। आ जाओ, ऑर्डरिंग कॉस्ट क्या रहेगा बताओ? सोचो सर, एक ऑर्डर करने को 125 लग रहे, तो 25 ऑर्डरिंग कॉस्ट है क्या? नहीं, एक पर ऑर्डर 25 है। अब इससे अपने को सबसे पहले ऑर्डरिंग कॉस्ट के लिए निकालना पड़ेगा कि व्हाट आर द नंबर ऑफ ऑर्डर। नंबर ऑफ ऑर्डर्स कितने हैं? नंबर ऑफ ऑर्डर्स कितने हैं? टोटल कितना है? 36,000 यूनिट्स है। और नंबर ऑफ ऑर्डर्स सर दिया है क्या? ऊपर देखो, इन 6 इंस्टॉलमेंट्स। जब भी ये वर्ड में दिया रहता ना तो अपन भूल जाते हैं, तो 6 इंस्टॉलमेंट्स दिया है, मतलब क्या? 6 बार में अपन बुला रहे हैं। तो नंबर ऑफ ऑर्डर्स कितने हो गए? 6। तो नंबर ऑफ ऑर्डर्स कितने हो गए? 6। 25 इंटू 6 वो अलग था। 25 इंटू 6 कितना होगा दोस्तों? 150। ठीक है। नेक्स्ट, और थर्ड वाला क्या है बताओ? कैरिंग कॉस्ट। कैरिंग कॉस्ट, कैरिंग कॉस्ट कितना है? 0.20 इज कैरिंग कॉस्ट पर यूनिट पर एनम। अब आप एक चीज समझो, यहां पर जब यहां पर यूनिट टोटल कैरिंग कॉस्ट निकाले तो मैंने आपको बताया था कि एवरेज इन्वेंट्री लेने को ना। सर एवरेज इन्वेंट्री के लिए अपने को मालूम, एवरेज इन्वेंट्री याद है ना? एवरेज इन्वेंट्री 0 प्लस समथिंग डिवाइडेड बाई 2। अब वो समथिंग क्या है आप समझो? टोटल वो 36,000 यूनिट्स मंगा रहे एंड 6 इंस्टॉलमेंट्स में मंगा रहे। तो पर इंस्टॉलमेंट कितने यूनिट्स आने वाले हैं? 6,000 यूनिट्स पर इंस्टॉलमेंट आने वाले हैं। दिस इज स्टार मार्क, पर इंस्टॉलमेंट आने वाले हैं। पर इंस्टॉलमेंट आप एक वर्किंग नोट की जैसे लिख सकते हैं उसको। पर इंस्टॉलमेंट कितने यूनिट्स आने वाले हैं? 6,000। तो एवरेज इन्वेंट्री क्या रहेंगी बताओ? एवरेज इन्वेंट्री क्या रहेंगी? 0 प्लस 6,000 डिवाइडेड बाई 2। समझे? 0 स्टार्टिंग डेट पे 6,000 लेंगे, फिर 0 0 होंगी, लास्ट में 0 होंगे, फिर वापस 6,000, फिर 0। तो 0 प्लस 6,000 दैट इज 6,000 डिवाइडेड बाई 2 इज 3,000। तो 0.20 इंटू 3,000 विच इज इक्वल टू नथिंग बट 600 रुपीज। समझ रहे? तो अब टोटल कॉस्ट अपना कितना हो गया देखो? 36,000 प्लस 150 प्लस 600 विच इज नथिंग बट 36,750 रुपीज। क्लियर है? बताओ। डन 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 सर, ये हो गया। अभी जो एग्जिस्टिंग पॉलिसी थी उसका टोटल कॉस्ट। अब वो क्या बोल रहा है क्वेश्चन देखो, हाउ मच मनी कैन बी सेव्ड यूजिंग ईओक्यू। मतलब इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी में मंगाएंगे तो आप टोटल कितना कॉस्ट सेव कर पाओगे? सबसे पहले उसके लिए अपने को निकालना पड़ेगा सर व्हाट इज ईओक्यू। ईओक्यू क्या रहेगा फटाफट? √2AO/C। सर एनुअल डिमांड कितना है? √2 इंटू एनुअल डिमांड कितना है बताओ? 36,000 यूनिट्स इंटू ऑर्डरिंग कॉस्ट कितना है? पर यूनिट 25 है, तो ऑर्डरिंग कॉस्ट पर ऑर्डर लेते हैं यहाँ पर। एंड सी क्या है? कैरिंग कॉस्ट पर यूनिट पर एनम। सर कैरिंग कॉस्ट कितना है देखो? ₹1 इंटू 20 पैसा। तो यहाँ पर कितना आएगा? 0.20, क्योंकि कैरिंग कॉस्ट पर यूनिट टोटल कॉस्ट में अपन मल्टीप्लाई करते हैं। जैसे यहाँ पर टोटल कॉस्ट में अपन एवरेज इन्वेंट्री के साथ मल्टीप्लाई करते हैं, लेकिन यहाँ पर क्या था? कैरिंग कॉस्ट पर यूनिट पर एनम। तो बस अब लास्ट में क्या मल्टीप्लाई करो? 2 इंटू 36,000 इंटू 25 डिवाइडेड बाई 0.20 विच इज 90 लैक्स का अंडर रूट। अब समझ रहे? दिस इज टोटल 90 लैक्स, इसका अंडर रूट करेंगे तो कितना आएगा? 3,000 यूनिट्स। आप समझ रहे? तो इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी कितनी है? 3,000 यूनिट्स। इसका मतलब क्या है? हर इंस्टॉलमेंट कितने यूनिट्स आएंगे? सर 3,000 यूनिट्स आएंगे। तो सर कितने इंस्टॉलमेंट्स लगेंगे? इंस्टॉलमेंट्स कितने लगेंगे बताओ? इंस्टॉलमेंट्स कितने लगेंगे? टोटल
36,000 यूनिट्स अपने को मंगाना है और 3,000 के लॉट साइज में मंगाएंगे तो टोटल लगेंगे 12 इंस्टॉलमेंट्स। आपको समझाइए 36,000 डिवाइडेड बाई 3,000 इज इक्वल टू 12, तो 12 टाइम्स अपने को ऑर्डर करना पड़ेगा, दैट इज 12 टाइम्स ऑर्डर। ठीक है, अब अगर अपन टोटल कॉस्ट की बात करें, आ जाओ टोटल कॉस्ट। सबसे पहले बाइंग कॉस्ट। सर बाइंग कॉस्ट में कुछ चेंज आएगा क्या? नहीं, दैट विल बी 36,000 इंटू 1, 36,000 ही रहेगा। नेक्स्ट है ऑर्डरिंग कॉस्ट। अब बताओ ऑर्डरिंग कॉस्ट में कुछ चेंज आएगा क्या? जी हाँ सर, अभी 12 ऑर्डर है एंड 25 रुपीज पर ऑर्डर है। ठीक है, और लास्ट में क्या है? कैरिंग कॉस्ट पर यूनिट पर एनम। तो कैरिंग कॉस्ट की एक खास बात क्या है कि अपन बताओ अपन क्या करते? एवरेज इन्वेंट्री लेते। जब क्या करते थे 0 प्लस 6,000 डिवाइड बाई 2, अब क्या करेंगे? दिस इज इंपॉर्टेंट, अब क्या करेंगे? एवरेज इन्वेंट्री 0 प्लस 3,000 डिवाइड बाई 2 विच इज नथिंग बट 1500 यूनिट्स। तो 1500 इंटू कितना? 0.20। कैरिंग कॉस्ट पर यूनिट कितना? इतना। अब ये इन तीनों का टोटल करो तो ये देखो 36,000 इंटू 1 एम प्लस, फिर 12 इंटू 25 एम प्लस, फिर 1500 इंटू 0.20 एम प्लस, टोटल मिला के करेंगे आप तो अपना टोटल कितना आ रहा? 36,600। अब अपन क्वेश्चन क्या बोल रहा है वो, व्हाट इज द हाउ मच मनी डिड यू सेव। अब देखो यहाँ पर अपन कितना कितना कॉस्ट लग रहा था, यहाँ पर 36,750, अभी कितना लग रहा? 36,600, तो 150 रुपए सेव हुए। समझ रहे आपको? तो यहाँ पर आप लिख सकते हैं, यहाँ पर आप नीचे लिखना, यहाँ पर मेरे पास जगह नहीं है। तो नेट सेविंग्स कितनी है? नेट सेविंग्स 36,750 माइनस 36,600 विच इज इक्वल टू 150 रुपीज का नेट सेविंग है। सर 150 के लिए इतना तामझाम करना जरूरी है क्या? ये 150,000 की मतलब 15 लाख की बात हो रही, समझ रहे? 150,000 मतलब, तो ये आपको 1 रुपए का भी फायदा हो रहा ना, तो 1 रुपए के फायदे के बारे में भी सोचना है। तो आप समझ रहे इन ऑल टोटल कॉस्ट। आप समझा आपको कि ईओक्यू के टाइम पे मैंने आपको बोला ना कि अगर क्वांटिटी ज्यादा मंगाओ या क्वांटिटी कम मंगाओ टोटल कॉस्ट ज्यादा लगेगा, लेकिन अगर इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी में अपन मंगाते हैं यूनिट्स, मैंने क्या बोला? अगर अपन इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी में अगर अपन यूनिट्स मंगाते हैं तो क्या रहेगा? सबसे कॉस्ट कम लगेंगे। आपको अगर ट्राई करना है ना घर पे, आप ये ट्राई करना कि अगर अपन 36,000 डिवाइड बाई 4 कर लो, 4 इंस्टॉलमेंट्स में मंगा रहे तो 9,000 रहेगा। तो उसके बाद आप टोटल कॉस्ट निकाल के देखना 9,000 के लिए ऑब्वियसली टोटल कॉस्ट विल बी ईओक्यू से ज्यादा आएंगे। ठीक है, 9,000 के हिसाब से ये तो सेम रहेगा। 9,000 के हिसाब से अभी अपन देख लेते, देखो 9,000 के हिसाब से ऑर्डरिंग कॉस्ट कितना आएगा? 4 बार ऑर्डर करना पड़ेगा, तो 4 इंटू 25 विच इज 100 रुपीज। यहाँ पर 100 लिख रहा मैं, यहाँ पर 36,000 तो है ही, और यहाँ पर कैरिंग कॉस्ट कितना रहेगा? अब देखो 9,000 मतलब 0 प्लस 9,000 डिवाइडेड बाई 2 विच इज इक्वल टू कितना? 4,500 इंटू 0.20 विच इज नथिंग बट 900। तो अब ये तीनों का टोटल करो, 900 प्लस 36,000 प्लस 100, तो आप देखो 37,000 कॉस्ट आया विच इज नथिंग बट ईओक्यू के जितना लेवल था उससे ज्यादा। आप समझ रहे? अभी अपन ने क्वांटिटी ज्यादा भी करके देख ली, क्वांटिटी एक बार आप कम करके भी देख सकते हैं। 300 से कम 100 क्वांटिटीज का ऑर्डर लेके देखना, 36 टाइम्स ऑर्डर करना है तो ऑर्डरिंग कॉस्ट और कैरिंग कॉस्ट 0 प्लस 100 डिवाइडेड बाई 2 50 का एवरेज इन्वेंट्री का कॉस्ट लेना पड़ेगा। ठीक है दोस्तों, ये 900 यूनिट्स के साथ था आपके एग्जाम के रेफरेंस के लिए। सो अब यहां पर गलती से ये कॉपी हो गया, एक सेकंड। ठीक है, जो क्वेश्चन नंबर 5 है ये आपके लिए होमवर्क है। क्वेश्चन नंबर 5 टोटल कॉस्ट का होमवर्क है दोस्तों। देखो क्वेश्चन नंबर 5 आप ये टेबल को आप हटा दो। क्वेश्चन नंबर 5 क्या बोलता है देखो, a company manufactures a special product that requires a component alpha। तो अल्फा अपना रॉ मटेरियल हो गया। अब अल्फा के लिए देखो अल्फा का डिमांड कितना है? 8,000, मतलब ए इज 8,000, कॉस्ट ऑफ प्लेसिंग एन ऑर्डर ओ, कॉस्ट पर यूनिट इज 400 और कैरिंग कॉस्ट इज 20। तो कैरिंग कॉस्ट पर यूनिट पर एनम आ गया 400 इंटू 20%। ठीक है, इससे अपना ईओक्यू निकल गया। अब देखो द कंपनी हैज बीन ऑफर्ड अ क्वांटिटी डिस्काउंट ऑफ 4% ऑन द परचेस ऑफ अल्फा provided the order quantity is 4,000 components at a time, compute the EOQ। अब मतलब ये लाइन आप समझो, ये लाइन बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से आप ये लाइन समझो कितनी इंपॉर्टेंट है। मतलब अभी अपन EOQ के हिसाब से मंगा रहे हैं, तो सबसे पहले फर्स्ट क्वेश्चन क्या है? EOQ आपका निकल जाएगा। EOQ के हिसाब से अपन मंगा रहे हैं तो टोटल कॉस्ट कितना आ रहा? ऑब्वियसली अब EOQ के हिसाब से अगर देखो EOQ मान लो 300 यूनिट्स एग्जांपल, तो टोटल कॉस्ट 300 आएगा। अब वो क्या बोल रहा पता है क्या? अगर आप
3000 यूनिट से ईओक्यू 3000 यूनिट्स एक साथ मंगाएंगे तो अपना ईओक्यू 3000 है तो टोटल कॉस्ट कब सबसे कम। अब वो क्या बोल रहा, सर आप हमसे 3000 यूनिट्स नहीं, अगर आप हमसे 4000 यूनिट्स लेंगे तो हम आपको 4% डिस्काउंट देंगे। तो इसका मतलब आप समझो, अभी पिछले क्वेश्चन में जब अपन टोटल कॉस्ट कर रहे थे तो बाइंग कॉस्ट सेम था, आप समझो बाइंग कॉस्ट सेम था, लेकिन यहां पर ईओक्यू और दूसरा वाला जो पार्ट भी रहेगा उसमें बाइंग कॉस्ट 4% से कम हो जाएगा। तो मतलब जितना भी अपना बाइंग कॉस्ट है दैट इज 400 इंटू 96% करना पड़ेगा, तो अपना टोटल कॉस्ट कहीं ना कहीं चेंज होगा। आप समझ रहे हैं, टोटल कॉस्ट में बाइंग कॉस्ट भी चेंज होगा। पिछले क्वेश्चन में बाइंग कॉस्ट चेंज नहीं हो रहा था क्योंकि कॉस्ट सेम था। यहां पर अब ईओक्यू यूनिट्स नहीं मंगा रहे अपन, कम मतलब ज्यादा यूनिट्स ले, वो क्या बोल रहा है भैया ज्यादा यूनिट्स लो आपको डिस्काउंट दूंगा। ऐसे ही नॉर्मली अपने अमेजोन के सेल पे भी ऐसे होता कि थोड़ा ज्यादा ले लो तो डिस्काउंट मिलेगा, थोड़ा ज्यादा ले लो तो डिस्काउंट मिलेगा। लेकिन अपने दिमाग में क्या है, अगर अपन ज्यादा लेंगे तो ओवर स्टॉकिंग हो जाएंगे, लेकिन अगर मॉनेटरी टर्म्स में अगर अपन ज्यादा लेंगे, अगर अपने को फायदा दे रहा तो अपन कर सकते हैं। तो गिव इट ए ट्राई, क्वेश्चन नंबर 5 आप एक बार ट्राई करो, अगर नहीं जमेगा तो अपन कल एक बार क्लास में करेंगे ऑब्वियसली, लेकिन आप ट्राई करो। बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से सोचो कि क्वेश्चन नंबर जो मतलब जो सेकंड वाला है उसमें क्वांटिटी सेम रहेंगी, लॉट साइज चेंज हो गई अपनी, तो नंबर ऑफ ऑर्डर्स चेंज हो जाएंगे। अब जो टोटल कॉस्ट में 3 कॉस्ट आती है, बाइंग कॉस्ट, ऑर्डरिंग कॉस्ट और कैरिंग कॉस्ट। अब जो बाइंग कॉस्ट यूजुअली सेम रहती, यहां पर क्या होगा, डिस्काउंट मिलेगा 4% का, ठीक है। नेक्स्ट ऑर्डरिंग कॉस्ट चेंज हो जाएगी, ऑर्डरिंग कॉस्ट नॉर्मल है। कैरिंग कॉस्ट में ध्यान देना, कैरिंग कॉस्ट पर यूनिट पर एनम, यहां पर 4% का जब वो डिस्काउंट दे रहा, इसका मतलब क्या है, कैरिंग कॉस्ट पर यूनिट चेंज हो रहा। तो जब आपका जो ऊपर वाला जो कैरिंग कॉस्ट पर यूनिट आएगा ना, उसका भी आपको 4% डिस्काउंट देना पड़ेगा, उसका भी 96% लेके करना पड़ेगा। तो गिव इट ए ट्राई, हो गया तो बहुत बढ़िया, नहीं तो अपन कल के क्लास में करेंगे, ठीक है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 3 एंड क्वेश्चन नंबर 5 दोनों आपके लिए होमवर्क है। सो दैट्स इट फॉर दिस वीडियो गाइस, आई होप आपको धुंधला धुंधला समझा कि व्हाट इज मतलब मटेरियल कॉस्ट क्या है, डायरेक्ट मटेरियल क्या है, इनडायरेक्ट मटेरियल क्या है, कि उसको मटेरियल कंट्रोल करना क्यों इंपॉर्टेंट है। उसके बाद अपन ने कंसेप्ट पढ़ा कि मटेरियल ज्यादा भी रहे तो प्रॉब्लम, मटेरियल कम भी रहे तो प्रॉब्लम, इसलिए राइट अमाउंट ऑफ मटेरियल रहना जरूरी है, मतलब क्या, राइट क्वांटिटी रहना जरूरी है। तो राइट क्वांटिटी क्या थी, इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी, इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी अपन ने समझा। ईओक्यू उसका फॉर्मूला देगा √2AO/C, इसको आपको क्या करना है, कल एक बार रिवाइज करके आना है। जो 3 क्वेश्चन मैंने करा है वो आपको करना है, और जो 2 क्वेश्चन मैंने आपको होमवर्क दिए वो भी आपको सॉल्व करके लाना है, तो आपका कॉन्फिडेंस एकदम बूस्टेड रहेगा, और कल की क्लास में अपन बाकी के कंसेप्ट ले लेंगे, ठीक है दोस्तों। सो दैट्स इट फॉर दिस वीडियो गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, लेक्चर नंबर 5। बाय दोस्तों। और हाँ, ऐसे ही हमारे पूरे टीम के डेमो लेक्चर्स आ रहे हैं, सतीश सर के लॉ के लेक्चर्स आ रहे हैं, करण सर के भी लेक्चर्स आ रहे हैं आईडीटी के, तो आप उनको भी देख सकते हो, ठीक है दोस्तों। बाय, मिलते हैं कल के लेक्चर में। और कुछ भी डाउट्स रहा तो आपके पास मेरी मेल आईडी तो है, askpranesar@gmail.com, ये मेल आईडी पे आपको मेल करना है कि ये डाउट आ रहा है, ये नहीं समझ रहा, ये नहीं समझ रहा, तो मैं आपको जल्द से जल्द रिप्लाई की कोशिश करूंगा।